सुन जवेरिया, तुम मेरे साथ रहेगी। जब तक वो यहाँ अंदर रहेंगे तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। पता नहीं वो मुझसे क्या बात करेंगे। निकाह हो गया है, अब बात करने की क्या तुक बनती है। अब तुमने चले जाना चाहिए था ना। अंदर क्यों बुआ रहे हैं वो जरूरत से ज्यादा ही नर्वस थी। सफेद रंग का खूबसूरत शरारा, इसके ऊपर सजा सुरख दुपट्टा इसे बेहद हसीन बना रहा था। ब्यूटिशियन से घर पर तैयार करके गई थी। इसके हुस्न को जैसे चार चांद लग गए थे। वो वैसे भी बेहद प्यारी थी और इस पर यह दुल्हन का रूप इसे निखार गया था। वो पहले भी इस तरह से तैयार हो चुकी थी, लेकिन जो रूप इस पर आज टूटा था वो पहले कभी नहीं आया था। और जितनी वो हसीन लग रही थी, इससे कहीं ज्यादा वो नर्वस हुई थी। ये सुनकर कि वो इसे मिलने के लिए कमरे में आ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, किस तरह से इनकार करे। ऐसा नहीं था कि वो इसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं थी, बल्कि बात दरअसल ये थी कि वो किसी मर्द से यूं अकेले नहीं मिली थी। माना इसके साथ इसका तलक बहुत मजबूत हो चुका था, बल्कि हर रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता इस शख्स के साथ बन चुका था, लेकिन फिर भी इसे यूं कमरे में मिलना इसकी बात से बाहर था। इसीलिए वो जवेरिया को जबरदस्ती अपने साथ कमरे में रोके हुए थी और दूसरी तरफ से जवेरिया भी इसे पूरा पूरा यकीन दिला रही थी कि वो यहीं कमरे में रहेगी, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं। दरवाजे पर बिल्कुल हल्की सी दस्तक हुई तो इसकी नर्वसनेस में मजीद इजाफा हुआ था। जब जवेरिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा, रिलैक्स हो जाओ यार, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, वो इसे बेफिक्र करते हुए बोली। जबकि अखराज कमरे का दरवाजा धकेलता अंदर दाखिल हुआ था तो इंशा फौरन अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर गई थी। सफेद रंग के खूबसूरत कुर्ता शलवार में ऊपर बास्केट पहने वो काफी अलग लग रहा था, जबकि जवेरिया तो इसे देखकर ही हैरान रह गई थी। आप तो वही है ना लॉकेट वाले, वो इसे देखते हुए बोली तो अखराज मुस्कुरा दिया। जी बिल्कुल, मैं वही हूँ लॉकेट वाला। इस लॉकेट ने इतना गहरा असर छोड़ा था कि हम सीधा बारात लेकर आ गए। वह मुस्कुराहट दबाते हुए बोला तो इसकी आवाज पर दूसरी तरफ चेहरा किए खड़ी इंशा भी चूंकी थी। इसने बेख्तियार आईने की तरफ निगाहें उठाई। वो एक लम्हे में इसे पहचान चुकी थी, जबकि आईने में नसरू का तसद्दम हुआ। इसकी आंखों की हैरानगी देखकर वो महफूज होता दोबारा से जवेरिया की तरफ मुतवज्जो हुआ था। अच्छा जी, तो ऐसी बात है, मेरी सहेली का जादू चल गया है आप पर, ये तो अच्छा हो गया। खैर आप लोग मुलाकात कीजिए, मैं बाहर दरवाजे पर रुकती हूँ। डोंट वरी, किसी को अंदर नहीं आने दूंगी जब तक आप बाहर नहीं आएंगे। वो अचानक ही अपनी जान से प्यारी सहेली के साथ गद्दारी करती बाहर निकल गई थी, जबकि इसके बाहर जाने पर इसने फौरन चेहरा फिरकर गुस्से से बाहर निकलते हुए देखा था। वहीं इसके जाने पर अखराज की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। साली समझदार है मेरी, रिलैक्स हो जाओ, इतना घबरा क्यों रही हो। वो इसके पास आते हुए इसके सामने आकर रुका था, जबकि वो निगाहें झुकाए इसके जूते को देख रही थी। तुम्हें बहुत पसंद है ये जूती, अगर हाँ तो ले आऊंगा तुम्हारे लिए भी, लेकिन ये जेंट्स है। इसके अंदाज में शरारत थी, जबकि इसने हैरत से चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा था, लेकिन इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर दोबारा नजर झुका गई। जब अखराज ने आहिस्ते से इसकी थोड़ी को पकड़ते हुए इसका चेहरा ऊपर की तरफ किया और फासले को मजीद कम किया था, अखराज ने चुका इसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। इसका अंदाज इंतहाई नरम था, जबकि इसके नरम गरम लम्स पर इसके एक लम्हे के लिए वो काम सी गई थी। निकाह मुबारक हो जिंदगी, वेलकम टू माई लाइफ। मेरी जान, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हमेशा खुश रखने की। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी आंखों में कभी मेरी वजह से आंसू ना आए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी गम को तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी की पहली खुशी हो, पहली ख्वाहिश हो, जिसके पूरे होने पर मैं अपने रब का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ इस पाक रब का जिसने हमें इस रिश्ते में बांध दिया है। मैं वादा करता हूँ। वो नरमी से अपने जेब से कुछ निकालते हुए इसके गले में पहनाने लगा था, जबकि इसके नरम से हिसार में वो आहिस्ता आहिस्ता लरज रही थी। इसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। पहली दफा कोई मर्द इसके इतने करीब आया था, वो भी अपने हक से। वो बेहद नरमी से इसके साथ बात कर रहा था, जबकि वो इसकी बातों को सुनती अपने लबों पर हल्की सी मुस्कान ले आई थी, जबकि इसकी मुस्कुराहट पर वो दिल थाम कर रह गया था। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, वो शरारती लहजे में बोला तो इसने कंफ्यूज होकर से देखा था। इसने तो निकाह का तोहफा भी दे डाला था और वो मुबारकबाद भी नहीं दे पा रही थी। ना जाने क्यों इसके लब हरकत ही नहीं कर रहे थे, कुछ बोलने के काबिल ही न रही थी वो। लगता है फिलहाल तुम्हें कुछ भी नहीं बोल पाओगी, कोई बात नहीं, तुम मुझे डायरेक्ट शादी की मुबारकबाद देना। रिलैक्स हो जाओ, मैं जा रहा हूँ बाहर, तुम इतनी नर्वस मत हो। नरमी से इसके कालू को अपने हाथों की हथेली की पुश से छूता हुआ वो कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि लम्हे में इसके हिसाब से निकलती शर्म से सुरख होती वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई थी। वो हवेली की हदूद से काफी आगे निकल आई थी, तेज तेज भागते हुए उसके अंधेरे में रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रही थी। वो किस तरफ जा रही थी, कहाँ जा रही थी, इसे कुछ अंदाजा नहीं था। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि ये सड़क इसे शहर पहुंचाएगी, लेकिन ये अंधेरा इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। मुलाजमा ने इसे एक टॉर्च दी थी, जबकि इसके हाथ में कितने रुपए थे इसे अंदाजा भी नहीं था। असीर टॉर्च चलाई सड़क पर चले जा रही थी। इसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, खौफ से इसकी जान जा रही थी, लेकिन फिर भी ये डर इसके डर के सामने कुछ भी नहीं था। जो डर और खौफ इसका अंदर शाह का सरियत कर चुका था, इस डर के आगे हर डर बहुत छोटा, बहुत मामूली था। और वो इसी डर से बहुत दूर जा रही थी। वो खुद अपने भाई को ढूंढेगी, इसे बेगुनाह साबित करेगी। इसका भाई इतना
नहीं गिर सकता कि अपने घर में एक बहन रहकर वो किसी दूसरे की इज्जत को घर से भगा ले। हाँ, इसे अपने भाई पर पूरा यकीन था, इसका भाई कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो खुद अपने भाई को ढूंढने जा रही थी। वो अपने भाई को ढूंढकर शाबिर शाह के सामने लाना चाहती थी ताकि इससे जुड़ा ये रिश्ता खत्म कर सके, जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। वो शाबिर शाह से कोई तलक नहीं रखना चाहती थी और ना ही आगे जिंदगी में कभी इसका सामना करना चाहती थी। अपने भाई को बेगुनाह साबित करके वो हक से इससे तलाक मांगने वाली थी ताकि ये बेजोड़ रिश्ता है यहीं पर खत्म हो जाए। वो चलती जा रही थी, वो नहीं जानती थी कि इस रास्ते की मंजिल क्या है, ये रास्ता इसे कहाँ तक पहुंचाएगा, ये सफर कब खत्म होगा। बस वो शाह की पहुंच से दूर चली जाना चाहती थी, इतना दूर के वो शख्स कभी इस तक न पहुंच पाए। अंधेरी सड़क पर वो हाथ में टार्च पकड़े इसकी रोशनी में आगे ही आगे बढ़ रही थी, जबकि जुबान से मुसलसल कुरानी आयत का विद कर रहे थे, क्योंकि इस अंधेरे वीरान रास्ते पर सिवाय खुदा की इसका और कोई सहारा नहीं था। अरे यहाँ एक आशिक आता है ना, जो हर पीर वाले दिन किसी को नजराना देता है। लगता है दिल भर गया इसका, अब नहीं आता। वो बाहर आकर धूप में बैठी थी, सर्दी ने अचानक ही जोर पकड़ा था, लेकिन इसका बाहर आकर बैठना अच्छा साबित नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाहर आते ही बैठे कोठे की लड़कियों ने इस पर तंज के तीर चलाना शुरू कर दिए थे। हाँ यार, दिल भर गया शहजादे का, आखिर वापस तो जाना ही था ना, अब से ये जादू को कोठों पर क्या काम। खैर अच्छा ही हुआ किसी को औकात याद दिला गया। वो एक लड़की बेढंगा कहका लगाते हुए बोली थी, जबकि परिवेश इसकी बातें सुनते हुए अपना सर दीवार के साथ लगाते वहीं जमीन पर बैठ गई थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानती थी वो दिन दूर नहीं जब इन लड़कियों का चेहरा देखने वाला होगा, क्योंकि इसका अरताशा तो आएगा, वो तो इसे धोखा नहीं देगा। वो शख्स जो इसके साथ तलक बनाने से पहले इसकी इजाजत मांग रहा था, वो शख्स जो इसे यहाँ से सीधा किसी वीराने में ले जाने के बजाय मस्जिद लेकर गया था इससे निकाह परवाने के लिए। वो इंसान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता था। वो जानती थी इसका अरताशा धोखेबाज नहीं है, वो सैयद ज्यादा सच में एक मोहब्बत करने वाला इंसान है। इस शख्स ने अपनी मोहब्बत को साबित किया था। हाँ, इसके रास्ते में थोड़ी रुकावटें आ गई थी, वो किसी मुसीबत का शिकार हो गया था, लेकिन वो धोखेबाज नहीं था। परिविश जानती थी वो लौट कर आएगा, इसकी खातिर वो जरूर आएगा, और इस दिन इन सबका मुंह बंद हो जाएगा। इसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि इन्हें यूं ही खुद पतन से छालते देखकर वो वहां से उठकर बाहर आ गई थी। वो एक शहजादे की शहजादी थी, इस ऐसू के मुंह लगना इसे जचता नहीं था। वो अंदर आती अपना कमरा एक दफा फिर से बंद करके इस कमरे की हदूद में रहने लगी थी। इसकी सारी सरगर्मियों को रेशम भाई ने देखा था, लेकिन वो बोली कुछ भी नहीं, वो गहरी सोच में थी। कल रात आने वाले ग्राहक ने इन्हें बहुत बड़ी सोच दे दी थी। वो लोग परिवेश को मुजरा देखने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। यहाँ के हसीनों के साथ रात गुजारना अलग बात थी, लेकिन सबसे पहले वो परिवेश का मुजरा देखते थे। यहाँ आने की वजह भी परिवेश का मुजरा था, और अब जब से परिवेश का मुजरा खत्म हुआ था, गाहकों ने आना छोड़ दिया था। बहुत सारे ग्राहक अचानक ही कोठे का रास्ता भूल गए थे। इनका धंधा रुक सा गया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। परिवेश का इनकार इसे बुरी तरह से परेशान कर गया था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो परिवेश को मुजरे के लिए कैसे मनाए, और अगर ताशा आ जाता तो वो परिवेश को अपने साथ ले जाता। 10 करोड़ की रकम तो ताशा रेशम भाई के मुंह पर मार चुका था, लेकिन वो 10 करोड़ इस पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि रकम के साथ ही परिवेश का अब तक कोई मुजरा नहीं आया था, और ताशा को गए 3 हफ्ते गुजर चुके थे। परिवेश की तरफ से इनकार हो चुका था, और ये इनकार ग्राहकों तक भी पहुंचा दिया गया था। कल रात ग्राहक कहकर गया था कि ये ना हो कि कोठे का रास्ता लोग बिल्कुल ही भूल जाएं। इससे पहले कोई फैसला कर लो, या तो परिवेश जैसी कोई और लेकर आओ, अगर नहीं तो परिवेश को मना लो, वरना ये कोठा कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। और इसी सोच ने रेशम भाई को भी परेशान कर दिया था। वो अपने सालों से चलते धंधे को यूं अचानक रोक नहीं सकती थी। 2.5 साल से परिवेश ही इस कोठे को चला रही थी, लेकिन अब अचानक इसे एहसास हुआ था कि परिवेश के बगैर तो इसका कोठा चल ही नहीं सकता। इसे कोई ना कोई हल निकालना ही था, लेकिन फिलहाल इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। शाबिर शाह की गाड़ियां अचानक हवेली के अंदर दाखिल हुई थी। इसे दी जाने वाली खबर झूठी थी। इस जगह पर इसे ना तो रूहा की कोई खबर मिली थी और ना ही असीर के भाई की। वो अपने वक्त बर्बाद करने पर पछता रहा था। कल इसकी एक जरूरी मीटिंग भी थी, जिसे वो अटेंड नहीं कर सका था, सिर्फ अपनी बहन की वजह से। वो इस पर क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा था, क्यों फजूल में इसके पीछे भाग रहा था। हालांकि वो औरत अब कभी अपना मकाम हासिल नहीं कर सकती थी। वो पहले भी इसके लिए अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन घर से भागकर इसने इसकी इज्जत पर जो दाग लगा दिया था, वो शाह साईं गजब हो गया। शाह साईं कयामत आ गई। शाह साईं आपकी अमानत का ख्याल नहीं रख सकी, आपकी बीवी भाग गई। शाह साईं आपकी बीवी भाग गई, वो रात के अंधेरे में घर से भाग गई। कल रात वो हवेली से भागकर न जाने वो कहाँ पर चली गई है, किस तरफ गई है, लेकिन वो हवेली नहीं है। मैंने हर जगह ढूंढा, वो कहीं पर भी नहीं है। बस मुझे जंगल के रास्ते से ये लॉकेट मिला। ऐसा लगता है जैसे वो ये लॉकेट तोड़कर फेंक गई हो। शीदा बुरी तरह से रोते हुए इसके पैरों में बैठी इसे अपने हाथ में मौजूद लॉकेट दिखा रही थी, जिसे खुला नहीं बल्कि तोड़ा गया था। वो हैरत से बेयकीनी से इस लॉकेट को देख रहा था। इसके दिल में अचानक से अजीब किस्म का दर्द उठा था। इसकी आंखों में अजीब सुर्खी उतरने लगी थी, खून में जैसे लावा सा फुटने लगा था। वो एक झटके से इस औरत को खुद से दूर करता इसके हाथ से वो लॉकेट छीन चुका था, जिस पर शाबिर शाह का नाम दर्ज था। ये वही लॉकेट था जो चंद दिन पहले इसने बेहद मोहब्बत से इसके गले में पहनाया था। तो क्या ये अहमियत थी इसकी मोहब्बत की। वो घर से भाग गई थी, वो इसकी इज्जत को 2 कौड़ी का करके चली गई थी।
साइंस की तबीयत कल से खराब थी, मुसलसल चक्कर आ रहे थे, उल्टियां हो रही थी। मैंने पूछा कोई खुशखबरी तो नहीं, तो घबरा सी गई थी। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहिबा को बुलाती हूँ, वो आकर आपको चेक कर देगी। तो कहती है नहीं, वो किसी को अपना चेकअप नहीं करने देगी। मुझे तो लगता है कोई खुशखबरी ही थी जिसे वो छुपा रही थी। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। मैंने कहा बीबी जी मानो ना मानो कोई खुशखबरी है, शाबिर शाह का वारिस आने वाला है, हवेली में खुशियां आने वाली हैं। पता नहीं इस बात पे वो तब उठी, मुझ पर भी गुस्सा करने लगी कि मैं कैसी बातें कर रही हूँ, वो आपका बच्चा कभी इस दुनिया में लाएगी ही नहीं। वो शाह साई इसने ऐसी बात की कि मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो वही मासूम सी लड़की है जो किसी के सामने कुछ नहीं कहती। इसने कहा वो शाह साई का बच्चा पैदा करने से पहले मरना पसंद करेगी, और अगर इसकी कोख में शाह साई का पास पल रहा है तो वो उस बच्चे को खत्म कर देगी। वो कभी शाह साई की औलाद को इस दुनिया में नहीं आने देगी। मुझे तो यकीन नहीं आया वो मासूम सी लड़की इतनी कठोर हो सकती है, इतनी सख्त सोच की मालिक हो सकती है। मुझे यकीन नहीं आया शाह साई वो मासूम सी लड़की इतनी भयानक सोच रख सकती है। शाह साई इस मासूम सी बच्ची का क्या होगा, इसे ढूंढ कर लाएं शाह साई। वो हवेली के पिछले रास्ते से जंगल की तरफ चली गई है। आप तो जानते हैं ना वो रास्ता कितना खतरनाक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है। और अगर वो सचमुच में आपके बच्चे की मां बनने वाली हुई तो। वो घबराए हुए लहजे में इसकी सोच को बदल रही थी, जबकि वो आंखों में सुर्खी लिए से घूर रहा था। इसके अंदर जैसे लावा सा फट रहा था। इसे मुलाजमा के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, इसकी दहाइयां जैसे सुनाई नहीं दे रही थी। वो सिर्फ ये सुन रहा था कि वो इसके बच्चे को मारने की बात कर रही थी, वो इसकी औलाद को दुनिया में आने से पहले खत्म करने की बात कर रही थी। वो लड़की इसके वारिस को दुनिया में नहीं आने देना चाहती थी। इसे ढूंढ लाइए में से पहले कि वो आपके बच्चे को कत्ल। चुप, एकदम चुप, खबरदार जो मेरे बच्चे के बारे में कोई भी बात की। वो गुस्से से दहाड़ता इसे खुद से परे धकेल चुका था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने इस लड़की पर नरमी दिखाकर। इसने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है। इस हवेली से भागकर इसने मेरी इज्जत को दो कौड़ी का कर दिया है, और इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। शाह साई क्या आप इसे मार। इसका खास मुलाजम हैरत से देखने लगा था। क्या वो अपनी बीवी को कत्ल करने की बात कर रहा था। मेरे साथ जिंदगी गुजारना इसके लिए मौत के मुतरादिफ है, तो यही मौत अब इसे पल पर मिलेगी। वो शाबिर शाह की बीवी कहलाएगी, इसके खानदान का वायरस पैदा करेगी। इसे सब कुछ मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो होगी आजादी। वो गुस्से से दहाड़ता हुआ हवेली के पिछले रास्ते से बाहर निकला था, जिस पर एक पक्की सड़क बनी हुई थी, लेकिन ये सड़क सिर्फ जंगल तक जाती थी या फिर गाँव के दूसरे सिरे तक। इसने तकरीबन 8-9 साल पहले ये सड़क बनवाई थी, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। तब इसने जगह को सिक्योर करवाया था गाँव के लोगों के लिए, क्योंकि आए दिन यहाँ लोगों पर जानवरों के हमले बढ़ने लगे थे। ऐसे में अपने गाँव की हिफाजत के लिए इसने ये सड़क बनवाई थी, और इस सड़क पर लोहे की कांटेदार तार लगवाई थी ताकि जानवर इस तरफ ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी ये रास्ता काफी खतरनाक था। यही वजह थी कि लोगों ने इस रास्ते पर सफर करना छोड़ दिया था। और ये रास्ता इसकी बीवी के लिए भी इतना ही खतरनाक था। उसे अपनी बीवी से कहीं ज्यादा अपने बच्चे की फिक्र थी। अगर वो सचमुच में इसके वारिस को दुनिया में लाने वाली थी तो इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। इसकी तबीयत खराब थी, इसके बारे में तो वो जानता ही था। कल सुबह जब वो घर से बाहर निकला था तब ही इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और शायद इसकी तबीयत खराब होने के पीछे की वजह यही थी जो मुलाजमा इसे बता रही थी। और अगर यह हकीकत थी तो असीर ने अपनी जिंदगी से सारी जिंदगी के लिए आजादी लफ्ज को मिटा दिया था। वो आदमी हर तरफ निगाहें दौड़ाते हुए इस रंगीन दुनिया में कदम रख चुका था, जहां औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करते हुए इसे अपनी तरफ बुला रही थी। इस जगह पर पहली बार आने की वजह से वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन इसे समझ नहीं आ रहा था कि अरताशा ने इसे यहाँ भेजा क्यों था। आखिर इसके बॉस को कब से इस तरह के शौक लाहौक हुए थे। वो तो औरतों को कभी गलत निगाह से भी नहीं देखता, तो फिर यहाँ इस कोठे पर भेजना, और इतना तैयार होकर आया है सूट बूट में पैसा भी है या सिर्फ स्टाइल मारने आया है। यहाँ एक लड़की अचानक से अपनी तरफ खींचते हुए बोलते वक्त मजीद घबराकर अपना आप इसे छिड़वा गया था। यकीनन इसका पाला इससे पहले ऐसी औरतों से कभी नहीं पड़ा था। तभी तो वो औरत कहकर लगाकर हंसते हुए इसे अपनी तरफ बुला रही थी। देखिए, मुझे इस तरह का कोई शौक लाहक नहीं है। मुझे रेशम भाई से मिलना है। मैं यहाँ इनसे मिलने के लिए आया हूँ। प्लीज आप मेरी इनसे मुलाकात करवा दीजिए। वो पीछे हटते हुए इस औरत से फासला बना गया था, जबकि इस औरत ने मायूस होते हुए अंदर की तरफ इशारा किया तो वो फौरन ही आगे पीछे देखते बिना तेजी से अंदर की तरफ चला गया था, जहां सामने तख्त की तरफ इसे एक औरत पान चपाती हुई नजर आई थी। शायद वही रेशम भाई थी। वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ने ही लगा था जब इसे अचानक वहां अरताश का कजन शायद नजर आया था। वो इसकी नजरों में आने से पहले तेजी से बाहर निकल गया था। मिल लिए रेशम भाई से हो गई मुलाकात। अब बता किस तरह की लड़की चाहिए तुझे। आजा मैं तुझे खुश करती हूँ। पैसा तो बहुत लगता है तेरे पास। वो इसे शर्त से घसीट कर अपने करीब करते हुए बोली थी, देखिए मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है। प्लीज मुझे ये बता दीजिए कि परिवेश कौन है और वो कहाँ है। इस वक्त मेरी इनसे कैसे मुलाकात हो सकती है। इसने इस लड़की को देखते हुए कहा जो हैरत से देखने लगी थी। अबे निकल, वो नहीं आने वाली तेरे जैसे के हाथ। अरे वो हमें नहीं मिलती, तुझे क्या मिलेगी। वैसे खुद से परे धकेलते हुए गुस्से से अंदर की तरफ चली गई थी, जबकि उसे रोकने की नाकाम कोशिश ही कर सकता था। अंदर वो जा नहीं सकता था, वरना शायद इसे यहाँ देखकर ताशा की जिंदगी का सबसे बड़ा राज जान जाता। और अरताश ने यह काम इससे बिल्कुल खुफिया तरीके से करने के लिए कहा था, और इसने अरताश को यह यकीन दिलाया था कि इसका राज बाहर नहीं निकलेगा, वो इसके राज की हिफाजत करेगा। इसीलिए वो तेजी से वहां से निकल आया था, क्योंकि इसे अरताश की राज की हिफाजत करनी थी और वह हरगिज इसे किसी के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो फौरन वहां से निकल गया था। लेकिन वो कल दोबारा यहाँ आने वाला था, क्योंकि इसे रेशम भाई या परी बीच में से किसी एक से मिलना था, और इनसे अरताश की
और इन तक अरताज की मजबूरी पहुंचानी थी। इससे कुछ दिन पहले अरताज के वहां सेक्रेटरी का फोन आया था, जिसने से ये बताया था कि अरताज चाहता है कि वो किसी कोठे पर जाए और वहां मौजूद रेशम भाई नामी औरत से मिले। अगर रेशम भाई से मुलाकात ना हो सके तो वो परिवेश से मिले और उसे अरताज की मजबूरी के बारे में बताए। आज तो इसका काम नहीं हो सका था, लेकिन कल वो दोबारा यहाँ आने वाला था, क्योंकि वो जानता था इसे यहाँ भेजने के पीछे अरताज के पास कोई बहुत बड़ी वजह होगी, क्योंकि इसका बॉस इस तरह के शौक नहीं पालता था। इसे यकीन था इसे यहाँ भेजने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह थी, और वो अपने बॉस का वफादार था। इसने अपने मोबाइल फोन को निकालते हुए एक मैसेज टाइप किया और एक नंबर पर भेज दिया, जहां पर इसने अरताज को ये मैसेज भेज दिया था कि आज वो कोटे पर गया था, लेकिन वहां इन औरतों से मुलाकात नहीं हो सकी जिनसे मुलाकात करने के लिए इसे भेजा गया था। और ये मैसेज इसने अरताज के वहां के मैनेजर की गर्लफ्रेंड के नंबर पर भेजा था, क्योंकि इस वक्त वही इनके लिए सेफ ऑप्शन थी। बाकी वहां मौजूद जितने भी लोगों का तल्लुक अरताज से था, इन सब लोगों के मोबाइल फोन वहां के पुलिस की तरफ से हैक थे। वो भागती जा रही थी, घर से निकले से कितना वक्त हो चुका था वो नहीं जानती थी। इसके पैरों में सख्त तकलीफ थी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं थी, क्योंकि इसने रुकना था ही नहीं। इसने यूं ही आगे बढ़ते चले जाना था और अपनी मंजिल को हासिल करना था। इसे शाह की पहुंच से दूर जाना था, बेहद दूर जाना था। आसानी होने लगी थी, लेकिन फिर भी अंधेरा इसी तरह से था। जब इसे इसी सड़क से एक मोटरसाइकिल अपनी तरफ आता हुआ नजर आया, इसलिए जैसे उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। इसने आगे बढ़ते हुए अपने टॉर्च के इशारे से मोबाइल मोटरसाइकिल वाले को रोकना चाहा था। रुक जाइए, मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद की जरूरत है, वो इस आदमी को रोकते हुए बोली थी, जो अंधेरे में एक लड़की को यूं तनहा देखकर रुक गया था। इसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी छाई हुई थी। वो बस एक ही दफा इसके चेहरे की तरफ रोशनी करती अपनी टॉर्च को नीचे कर गई थी। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी की आवाज भारी हो रही थी। मैं शहर जा रही हूँ, लेकिन मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे शहर जाना है, वो जल्दी से बोली थी, क्योंकि पिछले 4-5 घंटों में वो इसे मिलने वाला पहला इंसान था। लेकिन अब इसे लग रहा था कि इसने कोई गलती कर दी थी। इस इंसान को रोका, क्योंकि वो अजीब नजरों से इसे देख रहा था। इसकी निगाहें इसे अपने जिस्म के आर पार होती महसूस हुई थी, तो इसने बड़ी सी चादर को खुद पर ठीक से फैलाया था। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा था कि ये रास्ता शहर की तरफ जाता है? शहर का रास्ता तो गांव की दूसरी तरफ है। आओ बैठो मोटरसाइकिल पर, मैं तुम्हें शहर पहुंचा देता हूँ। वो आदमी अचानक से इसका हमदर्द बन गया था, जबकि गांव वापस जाने की बात सुनकर असीर ने फौरन घबराते हुए नफी में सर हिलाया। वो कभी शाह के गांव का रुख दोबारा नहीं करना चाहती थी। नहीं, मुझे गाँव वापस नहीं जाना, मुझे शहर जाना है। शहर जाने वाला यही रास्ता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप मुझे बताइए मुझे किस तरफ जाना है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो इसके लहजे और अंदाज से खौफजदा होते हुए कहने लगी थी। अब इसे इस आदमी से खौफ महसूस होने लगा था, जो इस पर जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था। अरे जाने मन, आओ ना, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, छोड़ आऊंगा तुम्हें शहर भी। पहले आधी रात को इन सड़कों पर मिलने की वजह तो बताओ। इस तरह से कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? किसी आशिक से मुलाकात थी या जंगल में? थोड़े मजे हमें भी दे दो। वो अचानक इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ घसीटते हुए बोला, तो असीर बेख्तियार चीख उठी थी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, वरना क्या कर लोगी? बताओ क्या कर सकती हो तुम? इस जंगल में, इस अंधेरे में कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। मैं इस तरह के फायदे कभी नहीं छोड़ता। अरे आशिक फ्री में मजे लेकर के भाग गया होगा, मैं रकम अदा करूंगा। वो इसे घसीट कर अपने करीब करता, इसके हाथों में दबे पैसे भी देख चुका था। अच्छा, तू आशिक फ्री में मजे करके नहीं गया, बल्कि रकम अदा करके गया है। थोड़ी बहुत मुझसे भी ले लेना, मैं तो वैसे भी लड़की के चक्कर में इस तरफ गया था, लेकिन आज कोई मिली ही नहीं, तो तेरे से काम चला लूंगा। आजा, तुझे लेकर चलता हूँ अच्छी जगह पर, किसी अच्छे होटल में। वो इसे घसीट कर अपने करीब कर चुका था, जबकि असीर खौफ से इसे पीछे की तरफ धक्का देकर वहां से भाग जाना चाहती थी, जबकि वो इसकी चादर को पीछे से खींचते हुए इसके बाजू को दोबारा से अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जब अचानक ही से अपने हाथ पर लगने वाली गोली ने चीखने पर मजबूर कर दिया। अचानक ही गोली की आवाज सुनाई दी थी, जिसके साथ ही असीर की बेख्तियार चीख निकली, जबकि वो आदमी तकलीफ से तड़पने लगा था। इसका ऊंची ऊंची आवाज में रोना इसे सामने से आती काली गाड़ियों की तरफ देखने पर मजबूर कर गया था। एक हम हैं जिन्हें इतनी मेहनत के बाद भी कोई गाहक नहीं मिलता, और एक ये बीबी हैं जो अंदर बैठे हुए बिना अपना चेहरा दिखाए इतने गाहक बनाए हुए हैं। अरे बीबी, मुझे भी राज पता, मेरा भी कोई काम धंधा चले, पता नहीं क्या मिल गया है इन गाहकों को, इन नई लड़कियों में। इनको दिखती ही नहीं हूँ मैं। वो लड़की मायूस होकर इसे देखती इसके पास आकर बैठ गई थी। तुम आराम कर लो आज, वैसे भी हराम काम से दूर रहो तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? परिवेश ने समझाना चाहा तो वो लड़की से देकर हंसी थी। परिवेश बीबी, हम तुम्हारी तरह हंसी नहीं है, कोई सैयदजादा हम पर मर मिटे या हमें इस कोठे से खरीद कर ले जाए। हमने यही रहना है सारी जिंदगी, यही ठिकाना है हमारा, और यहाँ ठिकाना बनाए रखने के लिए रेशम भाई को इसका हिस्सा देना है, वरना वो निकाल बाहर करेगी यहाँ से। यहाँ जो लोग पैसे देकर नोचते हैं ना, बाहर मुफ्त में नोचेंगे, इसीलिए ये हराम काम किए बगैर हमारा गुजारा नहीं। और हाँ, तुम अपने मशवरे अपने पास रखो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वो उकताकर इसके करीब से उठ गई थी, जबकि परिवेश खामोशी से वहीं पर लेट गई। गाड़ियों के सामने से लगती रोशनी से पल में समझा गई थी कि वह एक दफा फिर से अपनी आजादी खो चुकी है, जबकि काले लिबास में वो गाड़ी से निकलता हुआ इन रोशनियों के सामने आ रुका था। इसके हाथ में रिवॉल्वर थी, जबकि कदम इन्हीं की तरफ बढ़ाते हुए आगे आ रहा था। इस आदमी की चीखों पुकार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि असीर को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती महसूस होने लगी थी। इसने दोबारा सामने की तरफ नहीं देखा था, तो वो क्या यहीं तक थी इसकी आजादी? इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा था, जब एक दफा फिर से फिजा में गोली गूंजने की आवाज आई, और वो आदमी एक दफा पीछे चीखा था। इसने फौरन अपनी हरासा नजरें इस पर जमाई थी, जो अपने बाजू पर लगने वाली दूसरी गोली पर दर्द से बिलबिला उठा था,
और इसके साथ ही से अपने आसपास जाने पहचाने मर्दाना परफ्यूम की खुशबू महसूस होने लगी थी। इसका दिल जैसे धड़कना भूल गया था, सांसें आना बंद हो गई थी, जबकि वो आदमी जो पहले ही तकलीफ से बिलबिला रहा था, शाह के लगने वाले जोरदार मौके पर से दोबारा फासले पर जाकर गिरा था। तुमने मेरी बीवी को छुआ, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? वो अचानक इसके बाजू को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में जकड़ते हुए एक झटके में मरोड़ चुका था। हड्डी की बुलंद आवाज पर सीने बख्तियार अपने कानों पर हाथ रखा था, क्योंकि इस आदमी की चीखें आपकी दफा कान फाड़ने की ताकत रखती थी। तेरी हिम्मत कैसे हुई शाविर शाह की बीवी पर गलत निगाह उठाने की? तेरी ये मजाल की तू शाविर की इज्जत पर गंदी निगाह डाले? वो चीखा था, जबकि आसिर हैरत से देख रही थी, जो उसकी आंखों के सामने इस आदमी को जान से मार रहा था। तू शाविर शाह की बीवी पर गलत निगाह डालेगा और तुझे लगता है कि तेरी ये आंखें दूसरी दफा इस दुनिया की रोशनी देखने के काबिल रहेंगी? तो ये सिर्फ तेरी गलतफहमी है, क्योंकि शाविर शाह तुझसे तेरी बेनाई छीन लेगा। तो इस काबिल ही नहीं है इस दुनिया की खूबसूरती को तो अपनी आंखों से देख पाए। वो इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए इसे जमीन पर गिराता, इसके चेहरे पर अपना भारी बूट रख चुका था और अपने पैर को इसके चेहरे पर दबाते हुए इसे सड़क में डसना चाहता था। शाह साहब, माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो। मेरा खुदा गवाह है, मैं नहीं जानता था ये लड़की आपकी बीवी है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं पता था ये लड़की आपकी बीवी होगी। मैं तो बस ऐसे ही आधी रात को यूं सड़क पर किसी लड़की को देखकर बहक गया था। साईं, आप हमारी माई बाप हो, आप पूरे गांव को चलाते हो। मेरी इस लड़की पर नीयत खराब हो गई थी, मैं नहीं जानता था कि ये आपकी बीवी है। यकीन करें, अगर मुझे अंदाजा होता ये बीबी जी हैं तो मैं इन पर मैली निगाह भी न डालता। मुझे माफ कर दीजिए शाह साईं, मुझसे गलती हो गई। वो गिड़गिड़ाते हुए इसे माफी मांग रहा था। यकीनन इसे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की गांव के सरदार की बीवी निकलेगी। वो तो बस अपना वक्त गुजारने के लिए इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता था। हाँ, ये लड़की मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, मेरे निकाह में है, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो भी तुम ऐसा ही करते। तुम वो कुत्ते हो जिसे देखकर औरत अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि तुम्हारे अंदर हवस भरी हुई है और ये हवस आज रात किसी भी लड़की की इज्जत नराम कर सकती थी। तुम्हें कोई हक नहीं है इस तरह आजादी से घूमने का। तुम जैसे इंसान का असल ठिकाना पुलिस स्टेशन की चार दीवारी है, ये गाँव नहीं। वो एक जोरदार पैर इसके सीने पर मारता हुआ इसके मुंह को एक दफा फिर से सड़क में दबा गया था, जिस पर वो दर से बिलबिलाते हुए तड़प रहा था। साईं, छोड़ दीजिए इसे, ये मर जाएगा। गलती मेरी थी, ये मर जाएगा। साईं, आप इसे न मारें। इसे तकलीफ से तड़पते देखकर वो उसके सामने हाथ जोड़ने लगी थी, जबकि इसके इस तरह से बोलने पर शाबिर ने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। साईं, छोड़ दीजिए इसे। वो परेशानी से इस आदमी को देखते हुए शाबिर के कंधे पर अपना हाथ रख गई थी। जब शाबिर ने एक निगाह से देखा और फिर एक जोरदार थप्पड़ के मुंह पर दे मारा था, और इसका थप्पड़ इतना जोरदार था कि वो अगले ही लम्हे इसे दूर सड़क पर जाकर गिरी थी। इस आदमी को हवेली लेकर आओ। इस आदमी को इसके किए की सजा मैं खुद दूंगा, क्योंकि इसने मेरी बीवी पर गलत निगाह डाली है और इसे इस बात की सजा देने का हक सिर्फ शाबिर शाह रखता है। वो गुस्से से दहाड़ते हुए अपने मुलाजिम से बोला था, जो भागकर इसके पास आता, इस आदमी को गिरबान से पकड़ते हुए अपनी जीप में घसीट कर डाल गया था। जबकि वो जमीन पर पड़ी असीर की तरफ आता, इसे एक झटके से बाजू से पकड़कर खड़ा करता अपने साथ घसीटते हुए लेकर जा रहा था। गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए इसने इसे अंदर की तरफ धकेला तो वो सीट से नीचे गिर गई थी, लेकिन शाबिर ने परवाह किए बगैर गाड़ी का दरवाजा बंद करते हुए ड्राइविंग सीट संभाली थी। एक झटके से इसे बालों से पकड़कर वापस सीट पर धकेलता गाड़ी को फुल स्पीड में चला गया था। इसका अंदाज इतना जरहाना था कि वो कांपते हुए इसे देख रही थी। इसकी मौत पक्की थी, वो जिंदा नहीं बचने वाली थी। ये शख्स इसे जान से मारने वाला था। वो ये बस जानती थी कि आज का दिन इसकी मौत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह वो गुस्से में था, यकीनन वो अपनी बंदूक की सारी गोलियां इसके सीने में उतारने वाला था। इसकी जुबान पर ताला लग चुका था, वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं रही थी। डर से इसका वजूद कांप रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निगाहें उठाकर इसकी तरफ देख पाती, बस इसका जिस्म लड़स रहा था। गाड़ी नी रस्तों पर वापस जा रही थी जिनसे वो हमेशा के लिए भाग कर आई थी, लेकिन किस्मत इसे दोबारा वहीं पहुंचा रही थी जहां वो कभी भी नहीं जाना चाहती थी। लेकिन इसके चाहने या न चाहने से क्या होता है, इसे बस ये पता था कि आज ये शख्स इसे जान से मार डालेगा। आज इसे मेहंदी लगाई जा रही थी। मेहंदी की रस्म छोटे से पैमाने पर की गई थी, क्योंकि दूल्हे की तरफ से ये रस्म नहीं की जा रही थी। अरताश ने इन्हें अपनी फैमिली के बारे में पहले ही बता के रखा था कि वो खानदानी रिश्तेदारियां निभाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो दो ही भाई हैं और ताश इस वक्त अमेरिका में अपनी किसी बिजनेस प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान नहीं आ पा रहा था, और ऐसे में वो अपने भाई की कोई भी रस्म नहीं करवा पाया था। लेकिन इन लोगों ने अपनी बेटी की खातिर ये रस्म रखी थी। वो मेहंदी की दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी। कहने को तो सादा सी रस्म थी, लेकिन फिर भी इसने ग्रीन कलर की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। अरे बहन, दूल्हे वाले की तरफ से कोई नहीं आया? रस्म के लिए मोहल्ले की एक औरत ने पूछा था। अरे नहीं बहन, कोई नहीं आ सका। मैंने बताया ना, लड़के का सिर्फ एक ही भाई है, वो भी आजकल अमेरिका में है। बस इनको हज करने के लिए जाना था। तो तुम ही बताओ कि जवान बेटी के होते हुए वो हज पर कैसे जाते? एतबार के लोग थे तो हमने सोचा कि सादगी से निकाह कर देते, और रुखसती भी हमने सादगी में ही करनी थी। बस अपनी बेटी की खुशी के लिए छोटी मोटी रस्में लिखवाई है। अच्छा, बहुत अच्छा किया। लड़का क्या करता है ये तुमने बताया ही नहीं। और मजीद सवाल जवाब करने लगी थी। माशाल्लाह से फौज में है, बहुत अच्छे ओहदे पर है। बस दुआ करो कि दोनों की जोड़ी सलामत रहे। वो बोल ही रही थी जब इन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उन्होंने पलटकर पीछे अपनी खड़ी जवेरिया को देखा था। मैं आपसे बात करती हूँ। उन्होंने जवेरिया की आंखों में हैरत देखते हुए इसे बातों से पकड़कर साइड पर किया था। आंटी, ये आप क्या कर रही हैं?
एहराज भाई फौज में है, ऐसा तो कुछ भी नहीं था ना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो फौज में है और आप इसकी शादी करवा रहे हैं आशी के साथ। आपको पता भी है आशी फौज वालों से कितनी नफरत करती है बेटा। मुझे पता है, तुम आराम से मेरी बात सुनो। तुमने आशी को जानबूझकर इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो लड़का अहराज हमारी आशी को चाहता है, इसे मोहब्बत करता है, वो हमेशा इसे खुश रखेगा। आशी की एक फजूल सी सोच की वजह से हम इतने अच्छे रिश्ते से हाथ से जाने तो नहीं दे सकते थे ना। मेरे बेटे के साथ आशी का नसीब नहीं जुड़ा था। अखराज बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है वो आशी को बहुत खुश रखेगा। इसने कहा है कि वो आशी की बदगुमानी दूर कर देगा। ये जो वो आर्मी वालों को लेकर इतनी बदगुमान हो गई है, वो उसकी बदगुमानी दूर कर देगा। आर्मी वालों से इसकी नफरत खत्म कर देगा और मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। शादी के बाद वो खुद ही आशी को बता देगा कि वो आर्मी में है। कहने को तो ये हमारी बच्ची के साथ धोखा है, लेकिन हम इसकी जिद की वजह से इतना अच्छा रिश्ता जाने नहीं दे सकते थे। इसीलिए मैंने फैसला किया कि हम आशी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। और कौन सा मेरी बच्ची, ये हकीकत हमेशा के लिए छुपी रहेगी। आज नहीं तो कल ये हकीकत सबके सामने आ ही जाएगी। हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद ये अखराज की जिम्मेदारी होगी कि वो आशी को किस तरह से अपने एतबार में लेता है। वो इसे समझाते हुए कह रही थी, जबकि जुवेरिया आगे से कोई जवाब नहीं दे पाई थी। वो इनकी बेटी थी, वो इनकी जिंदगी का बेहतर फैसला कर सकते थे, लेकिन फिर भी इस तरह से धोखे में रखकर आशी की शादी कर देना गलत था। यकीनन ये चीज बाद में आशी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर सकती थी, लेकिन अखराज की आंखों में तो इसने खुद भी आशी के लिए बेतहाशा मोहब्बत देखी थी। वो बस अखराज की सच्ची मोहब्बत के लिए दुआ कर सकती थी। वो एक अच्छा इंसान था। वैसे यकीन था कि इसकी आशी इसके साथ खुश रहेगी। तुम ये बात इंशा को कभी नहीं बताओगी। जुवेरिया, तुम्हारी दोस्त की कसम है, ये बात हम दोनों के बीच में रहेगी। वो यकीन से वादा चाहती थी। ठीक है आंटी, मैं ये बातें इसे नहीं बताऊंगी। अब इन दोनों का निकाह हो चुका है। मैं इस बात को इंशा पर जाहिर करके इसे दुख नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन इसके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह इसके लिए आसानियां पैदा करे। आप इसके वालिदैन हैं, आपने जो फैसला किया है यकीनन सही होगा। वो इन्हें देखती हुई बोली तो ताई अम्मी ने इसे अपने साथ लगा लिया था। वो जानती थी कि जुवेरिया आशी की परवाह करती है, इसका बुरा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन इस मामले में वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो अब जुवेरिया से वादा लेकर बेफिक्र हो चुकी थी। इनका तो इतना अंदाजा था कि ये राज ज्यादा दिन तक राज नहीं रहने वाला, लेकिन अपनी तरफ से वो इंशा को हंसी खुशी रुखसत करना चाहते थे, और ऐसा तब ही मुमकिन था जब ये राज ही रहे, वरना इन्हें यकीन था कि इंशा इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देती। वो कुछ भी ना कर पाती। गाड़ी हवेली के बाहर रुकी थी, जबकि शाबिर गुस्से से गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए दूसरी तरफ आया था और एक झटके में इसका बाजू पकड़ते रस्सी घसीटते हुए हवेली के अंदर ले गया। शासाई में चुप, एकदम चुप। अगर आवाज निकाली तो जान से मार डालूंगा। वो उसे घसीटते हुए सीढ़ियां चढ़ता सीधा इसे अपने कमरे में लेकर आया था। इसे दरवाजे से अंदर फेंकते हुए इसने इसे जमीन पर गिराया और दरवाजे को एक झटके में बंद करते हुए इसके करीब आता जरहाना अंदाज में से पालू से पकड़कर बेड पर फेंक चुका था। क्यों? घर से बाहर क्यों निकली थी? वो एक झटके में इसका चेहरा दबोचता इसे अपने करीब करते हुए सवाल कर रहा था। वो इसके चेहरे पर दहा रहा था, जबकि वो खौफ से कांप रही थी। कांपना बंद करो। जो काम कर यूं अपनी मासूमियत दिखाकर अब तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। कांसू नहीं करना चाहिए। सिर्फ जो पूछा है इसका जवाब दो, वरना यही जमीन में गाड़ दूंगा। क्यों इस घर से भागी थी तुम? ताकि तुम्हें मेरी औलाद ना पैदा करनी पड़े, मेरे बच्चे को इस दुनिया में न लाना पड़े। तुम मेरे बच्चे को दुनिया में आने से पहले खत्म करना चाहती हो, मेरी औलाद को मिटाना चाहती हो। वो गुस्से से पागल होता इससे सवाल कर रहा था, जबकि वो हैरानगी से सुन रही थी। इस शाबिर की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहा है। मतलब क्या था इसकी बात का? मेरे बच्चे को मारना चाहती थी, इस खानदान का वारिस पैदा नहीं करना चाहती थी। कान खोलकर सुनो लड़की, इस खानदान का वारिस तुम पैदा करोगी। इस खानदान की खुशी तुम्हारी कोख से जन्म लेगी। मुझे अपनी औलाद तुमसे चाहिए और तुम मुझे औलाद दोगी। वो गुस्से से इसका चेहरा दबोचते हुए अचानक इसके लबों पर अपना जारहाना लफ्ज बिखेरने लगा था। इसका अंदाज शिद्दत से भरपूर था। मेरे बच्चे को इस दुनिया में तुम लाओगी, वो भी जल्द से जल्द। मुझे तुमसे अपनी औलाद चाहिए और हर कीमत पर चाहिए। वो इसे अपने बेड पर धकेलते हुए अपनी कमीज के गिरबान के सारे बटन एक झटके में खींचकर तोड़ गया था। ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें अपनी जान छुड़वा सकती हो मुझसे, कहीं दूर जा सकती हो। तुम्हारी सारी राहें मुझ तक आती हैं और यही मुझ पर तुम्हारा सफर खत्म होता है। मुझ तक पहुंचते ही तुम्हारी सारी राहें खत्म हो जाती हैं। इस चीज को कबूल करो। शाबिर शाह की बीवी हो तुम, शाबिर शाह की मलकियत हो तुम। अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती तुम, सिर्फ शाबिर शाह का हक है तुम पर। वो अपनी गर्म सांसों का लम्स इसके चेहरे पर बिखेरता इसकी चादर को एक झटके से खींचकर इससे दूर फेंक चुका था, और फिर जिस अंदाज में वो इस पर झुका था, वो लफ्जों से नहीं बल्कि अपने अमल से बता गया था कि वो इस पर किस हद तक हक रखता है। वो इसे एक झटके में अपने करीब करता इसे पूरी तरह से अपनी बाहों में कैद किए बेबस कर चुका था, जबकि इसकी सिसकियां इसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो जितना सिसक रही थी, शाबिर की शिद्दत इतनी ही बढ़ रही थी, और फिर सारी रात वो इसके नाजुक वजूद पर अपनी जारहाना शिद्दतें लुटाता रहा था। वो सारी रात नहीं सोया था, जबकि असीर इसकी बाहों में टूटती गहरी नींद में उतर चुकी थी। शाबिर नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाता इसे अपने बेहद करीब महसूस कर रहा था। वो क्यों इसे दूर नहीं रह पाता था? वो तो इसे सबक सिखाना चाहता था। जो इसने किया था वो माफी के लायक नहीं था। वो इसकी इज्जत को नीलाम करने जा रही थी। अगर गांव में ये खबर फैल जाती कि शाबिर शाह की बीवी आधी रात को घर से भाग निकली, तो क्या इज्जत रह जाती इसकी? सियासत में इसकी पहचान अभी बनना शुरू हुई थी। सब कुछ लम्हे में खत्म हो जाता, और फिर अगर असीर के साथ कुछ गलत हो जाता तो वो बेवकूफ नादान लड़की क्यों अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर रही थी?
वो शावीर से इतनी खौफजदा रहती थी कि खुद से वो यूं हवेली से नहीं निकल सकती थी। इसे हवेली से निकलने के लिए किसी न किसी ने तो इसे हिम्मत दी थी। वो खुद बहुत इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती थी। कोई तो था जिसने ये मास्टर प्लान बनाया था। क्या शकीला वो पिछले कुछ दिनों ज्यादा शकीला के साथ ही रहती थी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। वो जानती थी कि अगर इसने इस तरह से कोई भी हरकत की तो इसका अपना बेटा शावीर के हाथों मारा जाएगा। इसका शोहर भी इसके आगे काम कर रहा था। वो अपने पूरे खानदान को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। तो क्या ये असीर की अपनी सोच थी? क्या इसने खुद घर से निकलने का फैसला किया था? क्या वो खुद अपनी मर्जी से घर से भागी थी? वो बुरी तरह से उलझा हुआ था। वो किसी पर खुलकर शक नहीं कर पा रहा था और असीर खुद ब खुद हवेली से निकलकर इसकी पहुंच से दूर भागने की कोशिश कर सकती है, इस बात पर वो यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सारी रात इसकी बाहों में रोती रही, तड़पती रही थी, लेकिन शावीर शाह को इस पर रहम नहीं आया था। वो वैसे भी कहाँ रहम खाता था इस पर? तरस तो इसने इस पर कभी खाया ही नहीं था। हाँ, लेकिन वो इससे नरमी बरत रहा था और कल से इसकी नरमी भी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो नरमी के काबिल ही नहीं थी। वो जिसके काबिल थी से वही मिल रहा था। सिर्फ शाह की औलाद को इस दुनिया में लाना ना पड़े, इसलिए वो लड़की इतनी गिर गई थी कि अपने मुहावस की चारदीवारी से भाग निकली थी। वो लड़की नरमी के काबिल हरगिज नहीं थी। कहाँ सिर्फ इसके लिए इसकी औलाद को पैदा ना करना पड़े, वो इस हद तक गिर गई थी कि अपना आप इसने राह चलते दरिंदों के हाथ दे दिया था। इसकी आंखों में वहशत टपक रही थी। बार बार वो मंजर इसकी आंखों के सामने आ रहा था, जब वो आदमी इसके हाथ थामे से घसीट रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसे जान से मार डाले। इस आदमी को इसने बख्शा नहीं था, बल्कि वो आदमी इस वक्त हवेली के काल कोठरी में पड़ा अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। शाह ने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि सांस लेने से भी वो खौफ महसूस कर रहा था। शाह को बस ये पता था कि इसने गलत नीयत से इसकी बीवी को हाथ लगाया है, इसकी बीवी पर गलत निगाह डाली है और इसकी सजा तो इस आदमी को मिलनी ही थी। ये इलाका शाह का था। इस इलाके में रहते हुए कोई इसकी बीवी पर गलत निगाह डालते, ऐसा मुमकिन कहाँ था? वो आदमी नशे में था, लेकिन अब तक इसका नशा उतर चुका था, क्योंकि इस वक्त वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा था। शाह साईं, वो डॉक्टर आ गई है। मुलाजमा ने इसे आकर इन्फॉर्म किया था। हाँ ठीक है, लेकर जाओ इसे कमरे में, और तुम भी साथ रखो, इसने मुलाजमा को देखते हुए कहा था, जबकि मुलाजमा इसकी बात मानते हुए इस डॉक्टर को लेकर इसके कमरे में आ गई थी। डॉक्टर बेयकीनी से अपने सामने बैठी इस छोटी सी लड़की को देख रही थी, जिसकी हालत नाकाबिले कबूल थी। चेहरे पर थप्पड़ के निशान थे, जो इसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ी हुई थी। डॉक्टर को इस मासूम सी लड़की पर तरस आया। मुलाजमा के मुताबिक वो शाह साईं की बीवी थी, इसलिए डॉक्टर इसका तफसील से मायना कर रही थी। नहीं, ये प्रेग्नेंट नहीं है, और जैसी इनकी हालत है, इन्हें फिलहाल बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। फिलहाल ये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। डॉक्टर इसका पूरा चेकअप करने के बाद मुलाजमा को बताने लगी थी, जबकि मुलाजमा ने एक चोर सी निगाह इसके नाजुक सिरापे पर डाली थी। जमीन पर नजरे गारे वो अपने हाथ अपनी टांगों के गिर लपेटे आराम से बेड पर बैठी हुई थी, जैसे इसके मतलब बात ना की जा रही हो, बल्कि किसी गैर के बारे में बताया गया हो। अरे डॉक्टर साहिबा, ये तो फिर 18-19 साल की है। हम तो 14 साल की उम्र में शादी कर चुके थे। 16 साल की उम्र में तो मेरी बेटी भी पैदा हुई थी। खैर, आप शाह साईं को ये मत कहिएगा कि ये फिलहाल बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना शाह साईं को बहुत गुस्सा आएगा। वो जल्द से जल्द अपनी औलाद चाहते हैं। मुलाजमा डॉक्टर को देखते हुए बोली, तो डॉक्टर ने हैरत से देखा था। वो शाह के सामने झूठ तो नहीं बोल सकती थी, लेकिन फिलहाल हरगिज बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है, और ना ही इस लड़की की मेंटल हेल्थ ऐसी थी कि वो किसी बच्चे को संभाल सके। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या किया गया है, लेकिन आप अपने साथ हुई किसी भी ज्यादती का इंतकाम इस बच्ची से नहीं ले सकते। ये हरगिज फिलहाल इस कंडीशन में नहीं है, और ना ही फिलहाल शाह साईं को ऐसा सोचना चाहिए। पहले इन्हें इस लड़की का ख्याल रखना चाहिए, ये ठीक हो जाए, इसके बाद 2-4 साल के बाद बेबी प्लानिंग कर लीजिएगा। ये वक्ती अगर ये प्रेग्नेंट हो भी जाती है, तो इनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। खैर, मैं चलती हूँ, आप इनका ख्याल रखिए। वो मुलाजमा से कहती इसकी हमरा बाहर निकली थी, जबकि शाह मोबाइल फोन पर लगा हुआ था, तो डॉक्टर इसके पास नहीं रुकी थी। मुलाजमा ने बाद में से बता ही देनी थी इसकी बीवी की कंडीशन, सो वो इससे सलाम करते बाहर निकल गई थी। शाह साईं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, और बीबी जी बहुत कमजोर है, इनका बहुत ख्याल रखा जाए। लेकिन जिस तरह की हरकतें बीबी जी करती हैं, इनका कोई क्या ही ख्याल रखे। मुलाजमों को तो बिल्कुल पूछती ही नहीं है, ऐसे नखरे दिखाती है, हद नहीं। मुझे तो मुंह नहीं लगाती है, मैंने ही इनके साथ कुछ गलत किया होगा। वो कहते हुए अपने आप में ही जरा चोर सी हो गई थी। इसे बदला लेने के लिए वो खुद ही से हवेली से भगा रही थी, और जब से वो इस पर एतबार करके हवेली से निकली थी, तो इसने खुद ही शाह की नजर में अच्छा बनने के लिए इसको बेनकाब कर दिया था। लेकिन अगर वो ऐसा ना करती, तो न जाने बीबी किस दरिंदे के हाथ लग जाती। इसने अपने दिल को दिलासा दिया था, लेकिन अब ज़मीर मतमीन नहीं होने दे रहा था। सिर्फ अपना बदला लेने के लिए इसने इस छोटी सी लड़की को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। शाह साईं, माफ कीजिएगा, आपका ज़ाती मसला है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप बाद में बीबी जी को छोड़ ही देना है, मेरा मतलब है जब इसका वो कमज़फ भाई आपको मिल जाएगा, तब आप बीबी जी को तलाक दे ही दोगे, तो फिर ये बच्चे वाले मामलात में पड़ने की जरूरत क्या है? बाद में बच्चा रुल जाएगा। वो जी, मेरा मतलब है बीबी जी अभी छोटी बच्ची हैं।
कल को आप एक वनी से अपनी औलाद क्यों रखेंगे? तो ज़ाहिर है आप बच्चा भी इसी के हवाले कर दोगे, तो बेचारी कैसे बच्चा पालेगी? अगर बच्चा अपने पास रखोगे तो माँ के बगैर बच्चा कैसे पलेगा? सौतेली माएँ कहाँ रखती हैं? तो ऐसे में अगर आपने बच्चे के लिए सोच ही लिया है तो किसी ऐसी औरत से सोचिए ना जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी हो। मुलाज़िमा इसे देखते हुए बोल रही थी जबकि इसने गुस्से से मुलाज़िमा को देखा था। वो कैसे इसे कह सकती है कि वो तो कभी असीर को नहीं छोड़ने वाला था। हाँ, इसका भाई चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इसे मिले या ना मिले, लेकिन वो असीर को कभी भी आज़ाद नहीं करने वाला था। ये रिश्ता वो इसके साथ सारी उम्र निभाने वाला था। वो इस रिश्ते को कबूल करे या ना करे, असीर की बीवी थी और इसने सारी ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी थी। असीर मेरी बीवी है और वो ता क़यामत तक मेरी बीवी रहेगी। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, इसका भाई मुझे मिले या ना मिले। वो मुलाज़िमा को देखते हुए घुराया। तो जहाँ तक रही मेरी बात मेरी औलाद की, तो मेरी औलाद को इस दुनिया में असीर ही लाएगी क्योंकि वो मेरी पहली बीवी है। हम शाह हैं, हम ताउम्र एक ही औरत के साथ वफादार रहते हैं, अपनी औरतें नहीं बदलते और मेरी औरत असीर शाहवीर शाह है और सारी ज़िंदगी वही रहेगी। वो इस रिश्ते को कबूल करे या ना करे, लेकिन वो क़यामत तक मेरी बीवी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे को इस दुनिया में वो ही लाएगी और मेरा वारिस वो पैदा करेगी। इसे कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता, ना इसकी यहाँ से भागने की कोशिश और ना ही इसका भाई। एक दफ़ा इसका भाई मुझे मिल जाए, इसको मौत के घाट उतार कर मैं असीर के साथ, लेकिन वो क़यामत तक मेरी ही बीवी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे मुझसे अलग नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे को इस दुनिया में वो लाएगी, मेरा वारिस वो पैदा करेगी। इसे कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता, ना इसकी यहाँ से भागने की कोशिश और ना ही इसका भाई। एक दफ़ा इसका भाई मुझे मिल जाए, इसको मौत के घाट उतार कर मैं असीर के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। वो मुझे कबूल करे या ना करे, मेरे साथ रहना चाहे या ना रहना चाहे, सारी ज़िंदगी से मेरे साथ ही गुजारनी होगी। इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। वो गुस्से से मुलाज़िमा को देखते हुए कहता अपने कदम अपने कमरे की जानिब पर आ चुका था, जबकि मुलाज़िमा बस कानों पर हाथ रखती तौबा तौबा कर रही थी। इसने कमरे में कदम रखा तो वो सहमी हुई बेड पर बैठी थी। दरवाज़ा बंद करते हुए उसके बेड पर आने लगा, तब इसके खौफ से पीछे को हट्टी बेड से लगते हुए कांप रही थी। शाबीर ने एक नज़र के कांपते हुए सिरापे को देखा और फिर इसके करीब आ रुका। बंद करो ये ड्रामे, अगर मेरा डर होता तो इस घर की दहलीज से तुम्हारे कदम कभी बाहर ना जाता। खैर उठो और जाकर नीचे घर के काम करो। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इस घर में शहजादी बनाकर रखा जाए। तुम्हारी औकात ही नौकरू जैसी है। मैं ही पागल था जो तुम्हें अहमियत दे रहा था। अब से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो। ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उठो, जाकर पहले दिन की तरह अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। आज से तुम्हारी वही औकात है जो तुम खुद को समझती हो। इसका बाजू पकड़कर वो एक झटके से खींचकर बेड से नीचे गिरा चुका था। आराम करने लगा हूँ मैं, जब तक जागूँ तब तक घर भी साफ होना चाहिए, शाम का खाना भी बन जाना चाहिए और ये इस हालत में नजर ना आओ मुझे। मेरे बिस्तर पर मुझे मेरी बीवी सजी सवरी खुशबू में बसी चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। वो इसे चुटकी बजाकर वहां से जाने का कह चुका था, जबकि वो अगले ही लम्हे जमीन से उठते कमरे से बाहर निकल गई थी। अजीब खौफ तारी था इस पर, जबकि शाबीर ने एक नजर से जाते हुए देखा था और फिर बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेटता आंखों पर हाथ रख गया था। इसका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ था। दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी कि इस लड़की ने इसे दूर भागने की कोशिश की है, इस घर से भाग जाने की कोशिश की है, अपने शोहर से भागने की कोशिश की है। वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है? बेशक इसने इस पर सख्ती की थी, लेकिन अब तो वो इस पर सख्ती नहीं कर रहा था। वो बहुत प्यार से इसे रख रहा था। वो इसे बता भी चुका था कि इसका भाई वाला किस्सा खत्म करके वो इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। तो ऐसे में वो घर से भाग गई थी। क्या इस लड़की की नज़र में इसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं थी? क्या इस लड़की की नज़र में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी? वो शावीशा को धोखा देकर भाग गई थी और वो आसानी से इसे माफ़ नहीं करने वाला था। वो अपने शोहर की महफूज छत छोड़कर लोगों की भीड़ में खोने जा रही थी। अगर वो लेट हो जाता तो इसकी इज्जत किसी और के कदमों में रुल जाती। वो लड़की कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती थी? वो आसानी से इसे माफ़ नहीं कर सकता था। माफ़ी के तो वो काबिल थी ही नहीं, और वो तो इससे मोहब्बत कर रहा था। मोहब्बत वो अपने जहन की सोचों पर उलझा हुआ था। क्या वो सच में इससे मोहब्बत कर बैठा था? हाँ, ये मोहब्बत ही तो थी जो इसे इस हद तक बेचैन कर देती थी। ये मोहब्बत ही तो थी जो उसे देखे बगैर रह नहीं सकता था। ये मोहब्बत ही तो थी जो वो जहाँ भी होता लौट कर इसके पास आता था, और वो इसकी मोहब्बत को समझने के बजाय इससे दूर भाग रही थी। खैर दूर तो वो भागने इसे देगा नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसकी मंजिल सिर्फ शाबीर शाह था और वो इसे अपनी जिंदगी इसी के साथ गुजारनी थी। दुनिया की कोई ताकत इसे अपनी बीवी से अलग नहीं कर सकती थी। वो किसी हालत में इसे छोड़ने वाला नहीं था, और ये इसका आखिरी फैसला था। गहरी नींद में उतरते हुए इसकी सोचों पर असीर ही सवार थी। वो बाहर निकली तो सीधी किचन में आते हुए वो अपने काम पर लग गई थी। मुलाज़िमा ने एक नज़र से देखा और फिर इसके पास आ रुकी थी। हाय बीबी जी, शाह साईं ने तुम्हारी क्या हालत कर दी? होता है बहुत मारा पीटा है तुम्हें। मैंने तुमको किधर जाने को बोला था और तुम किधर निकल गई थी? मैंने कहा था यहाँ से दूर निकल जाना। तुम जंगलों में पड़ी रही थी। पत्थरों की सड़क के आगे पक्की सड़क थी ना, और आगे कोई पक्की सड़क नहीं थी। आपने झूठ बोला था, मुझसे आगे कुछ भी नहीं था सिवाय पत्थरों के इस सड़क के। और जिस पक्की सड़क की आप बात कर रही है ना, वो इसी गाँव में वापस आती है। मैं बेवकूफ़ थी, नादान थी, जो आपकी बातों में आ गई। आपने ये सब कुछ क्यों किया? क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आपने शाह साईं को बताया ना कि मैं हवेली से भाग गई थी? ये सब आपकी प्लानिंग थी। मैं पागल थी जो आपकी बातों में आ गई। वो इसे देखते हुए बोली तो वह हैरान रह गई। वो कितनी आसानी से इसे पकड़
कर गई थी। हाय हाय बीबी जी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं क्यों तुम्हें फंसाऊंगी? मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? मेरी भला तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी? तुमने सोच भी कैसे लिया? अरे मैं तो तुम्हें इस हवेली से निकालने वाली थी, मैं ही तो तुम्हारी मदद कर रही थी। झूठ बोल रही हैं आप मेरी कोई मदद नहीं कर रही थी। और आपने ये सब कुछ क्यों किया ये भी मुझे पता है। इस इंशा साई ने आपकी बेइज्जती की थी ना मेरी वजह से, इसलिए आपने ये सब कुछ किया। बदला पूरा हो गया आपका, फिक्र मत करे। जो आप चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। यही चाहती थी ना कि आपकी शासाई मुझे मारे, तो मारा है शासाई ने रात मुझे। देखिए निशान भी है चेहरे पर। इसने अपना चेहरा ऐसे दिखाया तो मुलाजमा ने 2 कदम पीछे हट गई थी, क्योंकि इसके चेहरे पर शाहवीर शाह के थप्पड़ का निशान बहुत वाजिया था। आइंदा आप पर एतबार नहीं करूंगी, बल्कि आप पर क्या आइंदा किसी पर एतबार नहीं करने का फैसला कर लिया है मैंने। लेकिन एक बात बताइएगा मुझे, आपकी अपनी बेटी मेरी जितनी है ना, अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप इसके साथ भी ऐसा ही करती? अल्लाह ना करे कि किसी की बेटी के साथ कुछ गलत हो, अल्लाह ना करे किसी की बेटी की जिंदगी मेरी जैसी हो, लेकिन आपने जो किया वो शायद किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। बाकी जहां तक मुझे पता लगने की बात है, तो आपने मेरा लॉकेट शाह साईं को वापस कर दिया। इनके हाथ में अपना लॉकेट देकर ही मैं समझ गई थी कि मुझे इस हालत तक पहुंचाने वाली आप हैं। अफसोस हुआ मुझे आपकी घटिया हरकत पर। अल्लाह ना करे कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आए या आपकी बेटी को कुछ ऐसा देखना पड़े जो मैं देख रही हूँ। वो कहकर खामोशी से अपना काम करने लगी थी, जबकि मुलाजमा जहां से शर्मिंदा हो गई थी। हाँ, वो लॉकेट इसी ने तो शाह को दिया था खुद को सच्चा साबित करने के लिए, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि वो इसका लॉकेट वापस करना ही इसे फंसा देगा। हाँ, वो बेइज्जती इससे बर्दाश्त नहीं हुई थी। फिर चंद दिन पहले ही तो इसने लड़की को कि हाँ मुलाजमा की हैसियत से लाया था, फिर वो कैसे इनके सर पर इसे मसलत करके इसे मुलाजमा से मालकिन बना चुका था। और फिर इसका ये कहना कि वो इस घर की मालकिन है, इन सब की मालकिन है। वो जो इस पर हुक्म चलाती थी, इस पर हाथ साफ करती थी, अचानक से वो इनकी मालकिन बन गई थी। वो कैसे बर्दाश्त करती इसे? इसीलिए अपने इस दिन की बेइज्जती बर्दाश्त न होने पर इसने बदला लेने का फैसला किया था। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि बदला इस तरह से सामने आएगा। वो इसे देख रही थी जबकि वो मुसलसल अपने काम में लगी हुई थी। खाना बनाने के बाद वो घर की सफाई करने में लग गई। मुलाजमा इसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। इसने कहा था कि इसका शौहर चाहता कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद संभाले, क्योंकि कोई इसकी मदद ना करे। इसकी इस घर में हैसियत वही है जो पहले दिन से थी, तो कोई भी इस पर तरस ना खाए। वो जैसी भी हालत में है बिल्कुल ठीक है, कोई तरस खाए या ना खाए, इसे किसी की तरस की जरूरत नहीं है। इसका अंदाज सख्त था। मुलाजमा दोबारा इसके करीब ना जा पाई थी। अरताश का मैनेजर एक दफा फिर से तेज तेज चलता इन बदनाम गलियों की तरफ आया था। सामने ही लाल हवेली लिखा हुआ था, मतलब कि जहां इसको पहुंचना था। हीरा मंडी के अंदर लाल हवेली में ही रेशम भाई का ठिकाना था, जहां इसे अरताश का पैगाम पहुंचाना था। लेकिन इसे फिर भी इस चीज का ध्यान रखना था कि कोई भी इसके पीछे ना आ रहा हो और ना ही किसी की इस पर नजर पड़े। लेकिन वो जैसे ही लाल हवेली के अंदर दाखिल हुआ, इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई है इसके पीछे पीछे आ रहा है। इसने मुड़कर देखा तो वो एक लम्हे में पहचान गया था, अरताश की तया का बेटा। वो यकीनन इसकी तया नहीं से यहाँ पर इसके पीछे लगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि अरताश पाकिस्तान में सिर्फ अपनी सेक्रेटरी से ही रब्ता कर पाएगा। वो यहाँ से पलट जाता तो इन लोगों को शक हो जाता, शक यकीन में बदल जाता कि वो यहाँ से पलट जाता तो इन लोगों का शक यकीन में बदल जाता कि यहाँ इस लाल हवेली में कुछ ना कुछ ऐसा है कि इसका अंदर आना जाना है, और वो हरगिज़ अरताश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता था। इसने अपने इस पर्सनल सेक्रेटरी को एतबार करके अपना राज दिया था, और हरगिज़ इसका राज किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं दे सकता था। एक रात के इतने पैसे नहीं दे सकता मैं। थोड़े से तो कम करो रेशम भाई, हद है। तुम अपने बाजार में हम गरीबों को बुलाकर, वो रेशम भाई के सामने बैठा पेमेंट करते हुए बोला, जबकि अरताश के ताया का बेटा वही खड़ा कुछ कंफ्यूज सा था। इससे तो ये लगा था कि अरताश का कोई मैसेज देने यहाँ पर आया है, यहाँ किसी लड़की से मिलने आया है। अरताश का यहाँ इस कोठे पर किसी लड़की से कोई तल्लक है। वो तो जानता था कि वो लड़की कौन थी, ये इसे पता नहीं था कि अरताश काफी ऐसे से हीरा मंडी में राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हो रहा था। ऐसे में इसका सेक्रेटरी हीरा मंडी की तरफ दूसरी दफा आया था, तो वो अपने बाप के कहने पर इसके पीछे करने लगा था। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला वो तो अपनी हवस लेकर इन गलियों की तरफ निकल आया था। अरताश का कोई पैगाम लेकर नहीं, वो अच्छा खासा मायूस हुआ था। अरे कोई सस्ती चाहिए तो सस्ती पसंद करो साहब, तुमने तो हाथ ही इतनी महंगी लड़की पर रखा है। चलो ये शीला ले जाओ, एक रात का 5,000 लेती है। रेशम भाई ने सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया था। नाम तो शीला है, लेकिन वो कहीं से भी शीला नहीं लगी थी। अरे ऐसी से तो ना होना बेहतर है। वो मायूस होकर उठा था। वो ज्यादा देर यहाँ रहना नहीं चाहता था। एक तो वो जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। इससे पहले जब वो आया था इसके मुंह से आवाज भी ना निकली थी। इन औरतों को देखकर वो बस अपने मकसद के लिए आया था, और इसका यहाँ आना काफी बुरे तरीके से नाकाम हुआ था। अरे छोड़ो रेशम भाई, पहले सारी जज्बात जगाकर इतनी कीमत बता दी इसकी, और अभी ये शैला पकड़ा रही हो। ये नहीं चाहिए 5,000 में। अगर वो देनी है तो बताओ ना। इसकी कीमत 15,000 है। देते हो तो ठीक, वरना रहने दो। रेशम भाई ने कच्ची गोलियां नहीं खेदी थी जो अपनी किसी भी लड़की की कीमत गिरने देती, जबकि इसकी सेक्रेटरी भी वहां फौरन अपनी जगह छोड़ गया था। इससे ज्यादा देर ऐसी जगह पर रहना ही नहीं था। इसकी बीवी यकीनन इसका कत्ल कर दे, ये जानकर के वो यहाँ पर आया है। लेकिन अफसोस इसका बात का था कि वो अपनी बीवी से छुपकर यहाँ तक आकर भी वो अरताश का पैगाम इस लड़की तक नहीं पहुंचा पाया था। अगर वो चाहता तो रेशम भाई को ये बता सकता था कि रेशम भाई के आसपास इतनी सारी लड़कियां थी। अगर वो अकेली होती तो इसे एतबार में लेकर सारी बात बता देता कि अरताश कहाँ है और कब तक वापस आएगा। ऐसे में परिवेश का ख्याल रखा जाए और इसे जबरदस्ती उल्टे सीधे काम न करवाए जाए। लेकिन वो नहीं कर पाया था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो रेशम भाई तक अरताश का पैगाम पहुंचाने में नाकाम रहा था।
वो दुल्हन के रूप में बेहद हसीन लग रही थी, ऐसे जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी। वो सच में गजब ढहा रही थी। जवेदिया इसके चेहरे पर परेशानी लिए खड़ी थी। इसने 2-3 दफा जवेदिया से इसकी परेशानी की वजह पूछना चाहिए, लेकिन इसने हर दफा हंसकर टाल दिया। जवेदिया, यार बता तो सही, तू इतनी परेशान क्यों है? हुआ क्या है तुझे? अचानक मेरे जाने पर उदास है क्या? वो मुड़कर से देखते हुए पूछने लगी तो डीप रेड कलर का लहंगा अखरास ने अपनी पसंद के मुताबिक इसके लिए भिजवाया था, जिसमें आज वो हर किसी को मात दे रही थी। हाँ, मैं इसीलिए परेशान हूँ। तू चली जाएगी तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं होगी। तेरे अलावा कभी कोई दोस्त बनाई ही नहीं है, इसीलिए उदास हूँ। मेरा दिल चाहता है कि तू मेरे पास रहे, मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है। काश हम दोनों हमेशा साथ रहती। ना जाने वो अमीर आदमी मुझे अपनी हवेली में कभी घुसने भी देगा या नहीं। वो परेशानी से बोली थी। इसे कल ही पता चला था कि अखराज एक बहुत ही अमीर इंसान है और रुखसती के बाद वो इसकी हवेली में जाकर रहने वाली है। अरे वो कौन होता है मुझे तुमसे न मिलने देने वाला? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुझसे मिलने आया करोगी, और शादी के बाद वो हवेली सिर्फ इसकी थोड़ी रहेगी, वो जो तुम्हें वहां नहीं घुसने देगा। शादी के बाद इसकी हर चीज पर मेरा भी बराबर का हक होगा और तुम कभी भी इसके घर में आ सकोगी, क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड हो। और अब प्लीज उदास मत हो। तुम्हें इस तरह से उदास देखकर मुझे रोना आ जाएगा और फिर मेरा सारा मेकअप आंसू में बह जाएगा। अभी तो तस्वीरें भी नहीं बनाई मैंने। अगर इस तरह से रोगी तो फिर दुल्हन नहीं लगोगी। वो इमोशनल अंदाज में बोली तो जवेदिया मुस्कुराई थी। अब वो इसे कैसे बताती कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा होने जा रहा था। जिस चीज से वो बचपन से भागती आई थी, जिस चीज से वो नफरत करती आई थी, वही इसके हिस्से में लिख दिया गया था। अच्छा, मैं नहीं रोती, तुम भी मत रोना। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। वो इसे अपने साथ लगाते हुए बोली थी, जबकि वो मुस्कुराती हुई इसकी बातें सुनती आमीन कह गई थी। रुखसती बहुत ही अफसरदा माहौल में की गई थी। लड़की की तरफ से बहुत सारे मेहमान शामिल थे, लेकिन अखराज की तरफ से इसके चंद एक दोस्त ही थे। अपने भाई का यहाँ ना होना वो शिद्दत से महसूस कर रहा था। वैसे तो यहाँ ना होते हुए भी इसने हर तरह का काम संभाल के रखा था। इस तरह की तरफ से रस्में तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो अपने भाई की खुशी में हर तरह से शरीक था। वीडियो कॉल पर वो मुसलसल इसके साथ राब्ते में था, लेकिन वो फिर भी इसे मिस कर रहा था। वो इस वक्त इसे अपने साथ चाहता था, लेकिन फिलहाल किस्मत को ऐसा मंजूर नहीं था। इस वक्त आशी की रुखसती की जा रही थी। आशी बेतहाशा रो रही थी, जबकि अखराज इसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे। इसे गाड़ी में बिठाया गया तो उसके चाचा ने इसके सामने अपने हाथ जोड़े थे। अरे चाचा जान, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से करके मुझे शर्मिंदा ना करें। आपने तो मेरी ख्वाहिश पूरी की है, मेरी मोहब्बत मुझे दी है। इस तरह से हाथ जोड़कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो उनके हाथों को थामते हुए खोल गया था, जबकि इसे अपने सीने से लगाते हुए आंसू बहा रहे थे। शायद बेटी को रुखसत करना इतना आसान नहीं होता। बेटा हमारी बच्ची के माँ बाप नहीं है, लेकिन हमने इसे माँ बाप बनकर ही पाला है। हम नहीं जानते कि इसकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, लेकिन तुम पर एतबार करके तुम्हें इसका साथ दे रहे हैं। इसे कोई दुख मत देना, इसकी बदगुमानी दूर करना, इसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारना। वो मासूम है, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना। इस पर सख्ती मत करना। हमने बहुत नाजुक से अपनी बेटी पाली है। वो बेहद अफसरदा लग रहे थे। आप प्लीज इस तरह से उदास मत हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसे खुश रखने की। कोई दुख आपकी बेटी के आसपास भी नहीं भटकेगा। मैं इसका दामन खुशियों से भर दूंगा। और जहां तक बात है इसकी बदगुमानी की, तो बहुत जल्द मैं इसकी बदगुमानी दूर कर दूंगा। बस दुआ करें कि आने वाला वक्त हमारे साथ दे और हमारे लिए अल्लाह से खुशियों की दुआ मांगते रहिएगा। और आप बहुत आला मकाम पर जा रहे हैं, वहां जाकर हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा। वो इन्हें यकीन दिलाते हुए इनसे मिलने लगा था, जबकि वो बहुत सारे दबाव के हिसाब में अपनी बेटी को रुखसत कर चुके थे। सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपका वो कसन मसलसल मेरे पीछे आ रहा था। मैं हीरा मंडी में गया, वहां रेशम भाई से मिला, तब भी वो वहीं मौजूद था। मैंने रेशम भाई के सामने जानबूझकर इस लड़की का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि अगर मैं जिक्र कर देता तो यकीन वो इंसान आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता और फिर इस लड़की को लेकर वो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश में लगे थे। मुमकिन था कि वो लड़की को मंजिल आम पर ले आते। और आपको तो पता है कि कोठे पर रहने वाली लड़कियां किस तरह की होती है। थोड़ी सी दौलत का लालच दो तो क्या नहीं कर देती। और इस वक्त आपके खूनी रिश्ते इतने दुश्मन बने हुए हैं कि वो किसी भी दौलत के लालच वो किसी को भी दौलत का लालच देकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मैंने रेशम भाई के सामने इस लड़की का जिक्र तक नहीं किया। वो आदमी अपने ही अंदाज में बोले जा रहा था। ताशा के से कुछ नहीं बोल पाया। वो ठीक कह रहा था, पर ही इसकी इज्जत थी, लेकिन रेशम भाई दौलत की लालच में आ सकती थी, और अगर वो लालच में आ जाती तो इसका सारा काम खराब हो सकता था। और जहां तक इसकी सेक्रेटरी की बात थी, वो इसका सेक्रेटरी कभी भी परी से नहीं मिल सकता था। जितना पैसा वो रेशम भाई को दे चुका था, इसे यकीन था कि वो इसे मुजरा करने के लिए कभी फोर्स नहीं करेगी। और वो इसके निकाह में थी, इसकी इज्जत थी। वो कभी इसकी इज्जत को लोगों के सामने नाच कर दोखोरी का नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में इस आदमी का हरगिज परिवेश से मिल नहीं सकता था, और ना ही इसे देख सकता था। इसे सोच लिया था कि वो सब कुछ वक्त पर छोड़ देगा, और फिर 3 महीने ही तो थे। 3 महीने के बाद वो दोबारा से वापस चला जाता और परिवेश को हमेशा के लिए वहां से ले आता। बस थोड़ा सा इंतजार करना था। एक दफा वो यहाँ से बाइज्जत बरी हो जाता तो इसने कैसे भी वापस पाकिस्तान जाकर सबसे पहले परी को अपने नाम देना था। इसे दुनिया के सामने एक पहचान देनी थी। सबको बताना था कि वो इसकी बीवी है। इसके लिए बस इतना थोड़ा सा इंतजार करना था। ये मामला खत्म होने तक इसके ताया ने इसे बहुत बुरी तरीके से फंसाया था। इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि वो अंदर ही अंदर इसकी जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ इसकी कंपनी को बदनाम किया था, बल्कि इस पर बहुत बड़े इल्जामात भी लगा दिए थे। कहने को वो उनके सामने तो इसके हमदर्द बने हुए थे, लेकिन पीठ पीछे वो छुरा घूम रहे थे, जिसकी चुबन वो अपने अंदर तक महसूस कर रहा था। क्या उनके रिश्ते इस हद तक दोगले हो सकते हैं? इनके साथ कितना भी
अच्छा क्यों ना किया जाए, फिर भी धोखा दिए बगैर नहीं रहते। आखिर इतना लालच क्यों भरा हुआ था इन लोगों के अंदर कि वो खून के रिश्तों को कुछ समझते ही नहीं थे। अखराज ठीक कहता था, वो लोग रिश्ते निभाने के काबिल ही नहीं थे। हवेली में मुलाजमों की फौज थी जिन्होंने मिलकर इसका बहुत बड़ा वेलकम किया था। हवेली जो दुल्हन की तरह सजी हुई थी, इसकी राहदारी से अंदर दाखिल होते हुए इसने मुलाजमों की एक लंबी फौज देखी थी। वो यहाँ पहले कभी नहीं आई थी और ना ही इसे अंदाजा था, लेकिन हवेली की राहदारी से गुजरते हुए इसे इतना पता चल चुका था कि यह हवेली बहुत बड़ी है। अखराज आके अपने ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, जबकि पीछे इसके साथ सवेरी और चाची जो इसके साथ आई हुई थी, क्योंकि इसके पास कोई सास या ननद नहीं थी। ऐसे में एक लड़की को किसी न किसी की अशद जरूरत होती है जो इस रिश्ते की नोयत समझा सके। ऐसे में चाची ने खुद ही इसकी साथ आना मुनासिब समझा था, जबकि जवेरिया तो बस आंखें फाड़े हवेली को इसकी हवेली देख रही थी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उन्होंने मिलकर से बाहर निकाला था। इसका लहंगा जरूरत से ज्यादा भारी था, वो इस लहंगे में बुरी तरह से थक चुकी थी। जब अखराज ने अपने हाथ को आगे बढ़ाते इसका हाथ थाम कर इसे सहारा दिया था, इसका अंदाज हक जताता हुआ था। जबकि मुलाजिम एक कतार में खड़े इन पर फूलों की बरसात कर रहे थे। वो सब कहने को तो मुलाजिम थे, लेकिन इस वक्त इतनी खूबसूरती से खुद को सजाए हुए थे जैसे इस घर के अफराद हों। वो सब लोग इसकी खुशियों में शामिल थे। यकीन ये सबके सब इसके भाई नहीं किया था। मुलाजिम ने आगे बढ़ते हुए इसके सामने एक बड़ी सी चावलों की थाल रखी थी। इसने हैरत से इसे देखा था, जबकि अखराज खुद भी इस चीज को समझ नहीं पाया था। बीबी जी, ये रस्म होती है, नई बहू घर में दाखिल होते ही अगर गरीबों को कुछ देती है तो इसके हाथों की बरकत घर के रिज़्क को लगती है। अल्लाह आपको हमेशा देने वाला बनाए। मुलाजिमा से समझाते हुए बोली तो इसने एक नजर चाची की तरफ देखा था, जो अच्छी खासी थक चुकी थी, लेकिन चाची ने इसे रस्म समझाई तो इसने अपने हाथों से मुठियां भरते हुए सब मुलाजिमों को चावल दिए थे। बीबी जी अंदर आइए, यहाँ बैठिए, बाकी की रस्म करते हैं। वो सामने बड़े से झूले में इसे बिठाने का इशारा वो सामने बड़े से झूले में से बैठने का इशारा करते हुए सामने एक बहुत बड़ा बाल रख चुकी थी, जिसमें दूध और फूलों की पत्तियां डाल दी गई थी। इतना तो वो समझ गई थी कि यहाँ वो शायद अंगूठी की रस्म करने वाले हैं। बीबी जी, हम इसमें अंगूठी डालेंगे और आप और साहब दोनों मिलकर अंगूठी ढूंढेंगे। जिसको अंगूठी मिली वो सारी जिंदगी हुक्म चलाएगा, और जिसको अंगूठी नहीं मिलेगी वो सारी जिंदगी हुक्म मानेगा। बीबी जी, हमारी तो दुआ है अंगूठी आपको ही मिले। एक शौक सी मुलाजिमा डिब्बी से अंगूठी निकालते हुए दूध वाले बाउल में डाल गई थी, जबकि इसे झूले पर बिठाते हुए उन्होंने अखराज को इसके साथ बिठाया था। यह दिन काफी थका देने वाला था। वो ऐसी फजूल रस्मों में वक्त बर्बाद करने के बजाय अपनी दुल्हन का हसीन रूप अपनी आंखों में बसाने का इरादा रखता था। बीबी जी, आप नहीं ढूंढनी है अंगूठी। मुलाजिमा ने इसका नाजुक सा हाथ थाम कर दूध वाले बर्तन में डाला तो अखराज भी अपनी शेरवानी का कोट उतार कर अपनी कमीज के आस्तीन ऊपर करता अपना हाथ बीच में डाल गया था। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और? अंगूठी पहले ही इसकी उंगली से आ लगी थी। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए अंगूठी अपनी उंगली से साइड पर करता अपनी मुट्ठी में छुपा गया था। तकरीबन 2-4 मिनट गुजर गए। अंगूठी ना मिलने पर इन लोगों ने अपने हाथ बाहर निकाल लिए थे। अरे ये क्या, अंगूठी नहीं मिली, चले दूसरी ट्राई करें। जवेरिया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी इस रस्म में। जब अखराज ने आहिस्ता से अंगूठी अपने दूसरे हाथ में लेते हुए अपना हाथ दोबारा से दूध की बर्तन में डाल दिया था, लेकिन इस दफा अंगूठी इसके हाथ के आती इसका हाथ ही अखराज के हाथ में आ गया था। वह बड़ी शौक से इसका हाथ अपने हाथ में थामते इसकी हथेली पर अपनी उंगली से हरकत करने लगा था। वो बेसाख्ता ही अपना हाथ खींच गई। घूंघट में अपना चेहरा हल्का सा छुपाए हुए इसे चोर सी नजर से देखा था, जबकि वो शौक अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मुलाजिमा हैरान थी कि इसने खुद ही हाथ डालते हुए अंगूठी तलाश करना चाही तो एहसास हुआ कि अंदर कोई अंगूठी है ही नहीं। अरे ये क्या, अंगूठी कहाँ गई? अंदर तो कोई अंगूठी नहीं है, यहीं पर तो डाली थी अंगूठी। मुलाजिमा काफी परेशानी से हाथ मारने लगी थी, जबकि अखराज पीछे को होता दूसरे हाथ से अंगूठी सामने करते हुए इसे देखकर मुस्कुराया था। हाँ ढूंढो, कहाँ डाली थी अंगूठी? यहाँ अंदर तो नहीं है, हमने तो 2 दफा तलाश की। वो आहिस्ता से अपने साथ बैठी आशी का हाथ थामता हुआ बेहद मोहब्बत से चोरी से अंगूठी पहनाने लगा। तो वो हैरत से देखने लगी थी। उफ, ये बंदा कितना चालाक था। मुलाजिमा को परेशान करते हुए इसे मजा आ रहा था। वो सोच कर रह गई, हाय साहब जी, अंगूठी किधर गई? वो अंगूठी आपकी अम्मी की थी। आज सुबह ही साहब जी का खास मुलाजिम वो अंगूठी आपकी अम्मी की तिजोरी से निकाल कर देकर गया था। मुलाजिमा के तो पसीने छूट रहे थे, जबकि इसकी हालत देखकर अखराज को मजा आ रहा था। आंटी आप परेशान मत हो, अंगूठी ये है, अभी उन्होंने चोरी से निकालकर मुझे पहनाई है। मुलाजिमा रोना शुरू करती कि इससे पहले ही मुलाजिमा पर तरस खाते हुए इसे बताया, जबकि अखराज का लगाकर हंसा था इसकी हरकत पर। अल्लाह बीबी, तुम तो राज ही नहीं रखती। मैंने आज इस मेकअप की दुकान को बहुत रुलाना था। वो कहकर लगाते हुए मुलाजिमा को देख रहा था, जो नाराजगी से इसे देख रही थी। साहब जी, आपने तो मुझे डरा कर रख दिया। मुझे लगा बीबी जी की अंगूठी मुझसे गुम हो गई। मेरी तो हालत खराब हो रही थी। शुक्रिया बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। यकीन करें सारी रात मुझे नींद ना आती अगर ये अंगूठी कहीं खो जाती तो। मुलाजिमा सुकून का सांस लेते हुए इसे बता रही थी, हाँ जी, आपकी बीबी जी तो जरूरत से ज्यादा ही अच्छी हैं, बस ये हमारे लिए भी अच्छी साबित हूँ। वो इसकी तरफ देखता शौक अंदाज में बोला था, जबकि इसके देखने का अंदाज इतना दिलरुबाना था कि चाची से देख कर दुआएं दे रही थी। चलो बहुत देर हो गई है, अब मजीद रस्में हम सुबह करेंगे। फिलहाल बीबी जी और साहब जी को आराम करना है। साहब जी, बीबी जी, आप लोगों का कमरा तैयार है, आइए मैं आपको कमरे में छोड़कर आती हूँ। वो जवेरिया की मदद से इसे झूले से उठाते हुए बोली तो वो भी इनके साथ ही उठ गया था। साहब जी, अब ऐसे नहीं आ सकते, हम ऐसे नहीं आने देंगे, पहले आपको पैसे देने होंगे, हम कमरे में नहीं जाने देंगे आपको। मुलाजिमा इसे देखते हुए बोलती, अरे कौन से पैसे भाई, मेरा अपना कमरा है, अब क्या अपने कमरे में जाने के टैक्स दूंगा मैं? वो मुलाजिमा को घूर कर बोला था। साहब जी,
जी साहब जी, ऐसा ही है। शादी की रात अपने कमरे में जाने के लिए भी टैक्स देना पड़ता है। हम तो आपको ऐसे ही नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आपको अपनी बीवी के पास जाना है तो पहले हमें खुश करना होगा। मुलाज़िमा बड़े हक से बोली थी जबकि वो कंधे उचका गया था। ठीक है भाई, तुम लोग मेरी बीवी को कमरे तक छोड़ दो, दे दूंगा तुम लोगों को कुछ ना कुछ। मैं ज़रा भाई से बात करके आता हूँ। वो इन लोगों से जान छुड़वाता हुआ अपना फ़ोन लेकर साइड पर आ गया था, जबकि मुलाज़िमा खुशी-खुशी से कमरे में छोड़ने को जा रही थी। चाची और जवेरिया ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस लग रही थी। वो मुलाज़िमा को बिल्कुल भी अपनी माँ-बहनों की तरह ही ट्रीट कर रहा था। वो एक बहुत अच्छी और जॉली नेचर का मालिक था, इतना तो वो समझ चुके थे और अताश तो इन्हें पहले ही नज़र में पसंद आया था। यकीनन इनकी बच्ची इनके साथ बहुत खुश रहने वाली थी। उनका ये फैसला बहुत अच्छा साबित होने वाला था। तू खुश तो है ना? सब कुछ बहुत अच्छा से हो गया है ना? अब बस कल वलीमा होगा। वो लोग तू खुश तो है ना? सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया ना? अब बस वलीमा कल होगा। वो फ़ोन पर से बात कर रहा था। जी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर आप होते तो मेरी खुशियाँ दोबाला हो जाती। आपका यहाँ होना कितना ज़रूरी है भाई, आप जानते हैं। काश आप यहाँ होते, मेरी सारी रस्में आप साथ करते, कितना अच्छा होता ना। अब ये मत कहिएगा कि मैं फिर से लड़कियों की तरह रोना-धोना कर रहा हूँ। मेरा कोई नहीं है आपके अलावा। आप होते तो कितना मज़ा आता ना। अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ मैं। वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था। अरे यार, वापस वहीं पर आऊँगा ना। तेरी शादी एन्जॉय नहीं कर सका तो क्या हुआ? तू मेरी शादी एन्जॉय करना। हाँ, ये बहुत अच्छा कहा आपने। मैं आपकी शादी एन्जॉय करूँगा। अब शादी धूम-धाम से होगी तो मज़ा आ जाएगा। देखिएगा आपकी शादी पर भाई कैसे होते हैं। आपकी तरह 7 समुंदर पार नहीं बैठूँगा। आप ये मत कहिएगा कि मेरी मजबूरी है। सब मजबूरियाँ समझता हूँ आपकी, लेकिन क्या करूँ, फिर भी शिकवा करे बगैर रह नहीं पाता। काश आप होते। हम दोनों भाइयों को खुशी मनाने का वक़्त ही कहाँ मिलता है। कोई न कोई मुसीबत हमारी मुंतज़र होती है। अब खुशियों का वक़्त आया तो आप इतने दूर हैं अब खुशियों का वक़्त आया तो आप इतने दूर हैं मुझसे। काश मैं आपके इस मामले में कोई मदद कर सकता, लेकिन फिर भी आपसे ये कहूँगा कि ताया अब्बू से दूर रहिएगा। असल फ़साद की जड़ वही हैं। ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। आप अपना ख़्याल रखिएगा, वो साज़िशें करना नहीं छोड़ सकती। वो इसे देखते हुए यकीन से बोल रहा था, जबकि यकीन तो इसे भी था कि इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है, बल्कि और कोई कर ही नहीं सकता। ये सब कुछ और अब तक वो बाज़ नहीं आए थे। वो किसी भी तरह इसे फँसाना चाहते थे। इनका मसला ये था कि अगर इनके पास कोई कंपनी नहीं थी, अगर वो एक कामयाब बिज़नेसमैन नहीं थे, तो वो अपने भतीजे को भी कामयाब नहीं देख सकते थे। अगर उन्होंने अपनी सारी दौलत जुए और शराब में हार दी थी, तो वो ये चाहते थे कि इनके भतीजे के पास भी कुछ ना रहे। ये आगे निकलने की जंग वो खुद आगे नहीं निकल पाए थे, इसीलिए अपने भतीजे को पीछे करना चाहते थे। वो जानते थे ये दौलत इनके लिए भी कभी नहीं हो सकती, इसलिए इनकी साजिश ये थी कि अगर वो दौलत इन्हें नहीं मिल सकती तो अरताश के हाथों से भी निकल जाए। लेकिन अरताश ने मेहनत की थी, दिन रात एक किया था अपने बाप के बिजनेस को संभालने के लिए। वो हरगिज कोई गलती करने को तैयार नहीं था, इसलिए तो वो हिम्मत हारने को भी तैयार नहीं था। वो कमरे की तरफ आने लगा तो मुलाजमा पहले से ही तैयार खड़ी थी। इसने बिना बहस किए इनको पैसे दे दिए थे। बिना बहस किए वो लोग पैसे थाम चुकी थी और वो जानता था इस मामले में बहस नहीं करेंगी। वो सिर्फ रस्म पूरी करना चाहती थी, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि वो एक ही बार में इन्हें इनकी तनख्वाह से ज्यादा पैसे दे गया था। आप खुश हो ना तुम लोग, कोई नाराज तो नहीं है ना? इसने सब मुलाजमा से पूछा तो सबने नफी में सर हिलाया था। गुड हो गया, चलो अब अपनी शक्लें गुम करो। सुबह तक किसी की शक्ल नहीं नजर आनी चाहिए मुझे। वो चुटकी बजाकर बोला तो वो अगले ही लम्हे बोतल की जिनकी तरह वहां से भाग निकली थी। जबकि जवेरिया और चाची को एक शानदार कमरा दिया गया था। वो काफी देर आशी के पास बैठी इसे आने वाली जिंदगी के बारे में समझाती रही थी, जबकि वो कुछ परेशान सी घबराई हुई बेड पर बैठी इसके आने का इंतजार कर रही थी। बाहर होती बातों को वो सुनकर अपने दिल को हथेली में दरकता महसूस कर रही थी। इसने कमरे का दरवाजा खोलते हुए अपनी शेरवानी उतारकर वहीं सोफे पर गिराई थी। वो इसके पास बैठते हुए चेहरा घूंघट से आजाद कर चुका था। माशाल्लाह, लगता है आज चांद मेरे कमरे में उतर आया है। इसका हाथ बेहद मोहब्बत से थामते हुए इसने इसके हाथ पर अपने लब रखे तो वो इसके लब्बों का लम्स महसूस करती फौरन अपना हाथ आजाद करवा गई थी। इसका शर्माया घबराया सा रूप अखराज के दिल में उतर रहा था। इसने आशी के हाथ को दोबारा से थामकर पूरे हक से अचानक अपनी तरफ खींचा तो टूटी हुई दाल की तरह इस पर आ गिरी थी। आज की रात यूं फासले बनाने के नहीं बल्कि करीब पाने के होते हैं, एक दूसरे की रूह में समाने की है। मेरे दिल की धड़कन, मेरी जान, आज की ये रात अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करने की है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी मोहब्बत को मुकम्मल करते हुए कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मैं जानता हूँ मैं दावे कर रहा हूँ, बहुत बड़े दावे कर रहा हूँ। आने वाली जिंदगी से अनजान होकर इतने बड़े दावे करने नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ, बहुत खुश रख सकता हूँ। मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारे दिल में उतार कर तुम्हें एक खूबसूरत जिंदगी दे सकता हूँ। इसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए इसने अपने बेताब लब्बों को इसके चेहरे पर हरकत देते हुए इसके हर नक्श को चूमा था, जबकि आशी बुरी तरह से इसकी बाहों में कमकमाती इसके सीने से आ लगी थी। पहले तुम्हें शादी का तोहफा दूंगा, फिर तोहफे में अपने आप को पेश करूंगा। वो मुस्कुराकर इसकी नथली हटाता इसके लबों को चूमते हुए इसके करीब से उठकर अलमारी से खूबसूरत सा रेड वेलवेट का दुपट्टा निकालते हुए इसमें से एक खूबसूरत ब्रेसलेट निकालने लगा था। ये तोहफा मेरी मोहब्बत की शुरुआत का है। वो मुस्कुराकर इसके हाथ पर ब्रेसलेट पहनाता इसका हाथ एक दफा फिर से पूरी शिद्दत से चूम गया था, जबकि इसे अपनी बाहों में भरते हुए इसकी दीवानगी अरूज पर थी। मोहब्बत को पा लेना भी कितना हसीन होता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा हसीन इस मोहब्बत को अपनी बाहों में महसूस करना होता है। मैं चेंज कर लूं? इसने बड़ी मुश्किल से इसके जज्बात पर बनते हुए इससे पूछा था। नहीं, आज की रात तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सारे काम मैं अपने हाथों से करूंगा।
इसे अपनी बाहों में भरते हुए वो इस पर साया फकन होता, अपनी मोहब्बत की दास्तान इसके नाजुक हसीन सिरावे पर लिखने लगा था। जज्बात का एक तूफान उठा था जो थमने का नाम नहीं ले रहा था। अखराज शाह आज अपनी मोहब्बत के लिए बिन बादल बरसात बनकर टूट पड़ा था। इसे अपनी मोहब्बत के हर रंग से रोशनास करवाते हुए वो खुद को और इसको एक जान कर गया था। इसकी दीवानगी रात गुजरते एक एक पल के साथ बढ़ती चली जा रही थी, जबकि वो इसकी बाहों में बुरी तरह से काम थी। इसके जज्बात को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हुई थी। वह सारी रात इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करता रहा था, जबकि वो इसकी बाहों में खुद को कैद महसूस करती, कभी इसके सीने में सर छुपा लेती, तो कभी अपनी धड़कनों को गिनती, तो कभी इस शख्स की शिद्दतों से बेहाल हो जाती। फजर की अजानों के वक्त इसने इसे बख्शा था और फिर कहा था कि वो इसके साथ उठकर नमाज पढ़ेगी, क्योंकि जिस खुदा ने इसे मोहब्बत का तोहफा बख्शा था, इस खुदा का शुक्रिया भी तो अदा करना था। इसका हाथ थामते हुए मोहब्बत से अकीदत का सफर तय कर रही थी। एक ही रात में वो शख्स इसके इतने करीब हो चुका था कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। इसकी शर्म और हया इसके सामने निगाहें उठाने नहीं दे रही थी, जबकि इसकी शरारतें बेबाकियां हद से तजवीज़ कर रही थी। तजावज़ कर रही थी। नमाज पढ़ने के बाद दुआएं मांगते हुए इसने अपने साथ पहली दफ़ा अपने हमसफ़र के लिए भी दुआएं मांगी थी, जबकि नमाज अदा करने के बाद एक दफ़ा फिर से इसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके साथ गहरी नींद में उतर गया था। वक्त गुजर रहा था। इस वाक़े को 10 दिन हो चुके थे। 10 दिन से वो वापस इसी घर में बिल्कुल पहले दिन की तरह रह रही थी। सारे दिन मुलाज़िमों की तरह काम करते रहना और फिर रात इसकी पुरहदत कुर्बत सहना। वो एक दफ़ा फिर से पहले की तरह हो चुका था। वो अब इस पर रहम नहीं खाता था। उठते बैठते इसे बातें सुनाता था, थप्पड़ मारने से भी गुरेज नहीं करता था। एक और बात मिल गई थी, इसे घर से बागी हुई औरत की इसकी नज़र में कोई इज्जत नहीं थी। वो अपनी इज्जत बना चुका था, इसे अपने दिल में एक मकाम दे चुका था, लेकिन घर से भागकर इसकी इज्जत को दोखोरी कर करके वो अपनी इज्जत भी इसके सामने गिरा चुकी थी। वो 10 दिन से घर पर ही नहीं था। वो 10 दिन से घर पर ही था। ना इसने रूहा को ढूंढने की कोशिश की थी और ना ही इसके बारे में इसे कोई मालूमात मिली थी। वो बिल्कुल खामोश थी, जबकि इसकी बातें सुनने का ख्वाहिशमंद वो पहले भी नहीं था। कहाँ मर गई हो, कितनी आवाज़ें दे चुका हूँ, कपड़े निकालो मेरे, अब तक मेरे कपड़े निकले क्यों नहीं है, सारा दिन करती क्या रहती हो, कहीं इस घर से भागने की कोई और प्लानिंग तो नहीं कर रही। एक बात कान खोल कर सुनो बीवी, एक दफ़ा मेरे हाथों जिंदा बच गई हो, अगर अगली दफ़ा तुमने इस घर से बाहर कदम रखने की जरूरत की तो इस जान से मार डालूंगा। ये वह सोचना कि हर बात में माफ़ी मिलेगी। वह इसके करीब आता इसे बालों से पकड़कर अपने करीब खींचता गुस्से से दहाड़ा था। इसके हाथों की गिरफ्त इसके बालों पर इतनी सख्त थी कि असीर बुरी तरह से कांप रही थी। पिछले 10 दिन से इसने इसकी उफ तक नहीं सुनी थी और वो गुस्सा करता था, चिल्लाता था, बातें सुनाता था, थप्पड़ तक मार देता था, लेकिन वो उफ तक नहीं करती थी। इसकी आवाज़ इसके कानों में पड़ती ही नहीं थी। करीब बुलाता तो वो करीब आ जाती। रात इसकी शिद्दत से इसकी बाहों में सिसकती थी, लेकिन उफ तक नहीं करती थी। इसकी दीवानगी अरूज पर थी, लेकिन असीर मज़ाहमत नहीं करती थी। पिछले 10 दिन से ऐसा महसूस हो रहा था कि इसके सामने कोई वजूद ही नहीं है, बल्कि एक खामोश मुजस्मा है जिसके अंदर सिर्फ रूह है और कुछ भी नहीं। और यही चीज़ इसे बुरी तरह से झंझोड़ रही थी। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं, मुंह में जुबान नहीं है क्या? अब की दफ़ा वह गुस्से से इसके चेहरे दबोचते हुए इसे अपने करीब कर गया था, जबकि वो आंखों में शिकवा लिए इसे देख रही थी। 10 दिनों बाद इसकी आंखों का काला रंग 10 दिनों के बाद इसकी आंखों का 10 दिनों के बाद इसकी आंखों का काला गहरा रंग देख रहा था। इसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ था इस लड़की की आंखों में, सिवाय नफरत के और कुछ भी नहीं था। शाबीर का हाथ अपने आप इसके चेहरे पर ढीला पड़ गया था, लेकिन इसने निगाहें झुकाई नहीं थी। वो यूं ही से घूर रही थी, जैसे आंखों में से खत्म कर देने का इरादा रखती हो। नजरें नीची करो, मैंने कहा नजरें नीची करो। वो गुस्से से इसकी आंखों में देखते हुए घुराया था, जबकि वो कितनी ही देर यूं ही से घूरती रही। अब की दफा वो चिल्लाया था, जैसे एक स्ट्रेस की कैफियत से बाहर निकलती निगाहें झुका गई थी। शाबीर ने दोबारा इसे बोलने के लिए नहीं कहा था, ना ही इसे कोई काम दिया था, जबकि इसे खामोश देखकर वो खुद ही पलट गई थी। जबकि शाबीर कितनी ही देर इसकी आंखों को सोचते हुए बेड पर आकर लेट गया था। इसकी आंखों को देखकर अचानक इसके दिल में असीर की नफरत का खौफ समाया था।